गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए भाई, क्या स्टार्ट करना है? जहाँ तक हमें याद आ रहा है कि हमने थर्मो केमिस्ट्री में हम लोग एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, हीट ऑफ कंबस्शन। उसी के हेडिंग डाला था, हीट ऑफ फार्मेशन बेटा हो गया था। आप लोग जल्दी जल्दी सब लोग आ जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं और हीट ऑफ कंबस्शन की बात करूँगा। और हीट ऑफ कंबस्शन पर जितने भी सवाल आज तक एग्ज़ाम में आए हैं, या जो एनसीईआरटी में दिया है या जो अंसाल में दिया है, वो सब कराऊंगा। ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को हमारी तरफ से भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम हेडिंग हमारा आज का होगा हीट ऑफ कंबस्शन। चलिए हीट ऑफ कंबस्शन पहले अच्छे से समझ लें, फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। ये चल क्यों नहीं रहा है भाई? ये तो हीट ऑफ कंबस्शन क्या है तो लास्ट टर्न पे बताया था और मैंने ये डिस्कशन किया था। ये तो निकल गया यार। हीट ऑफ कंबस्शन में बात ये हुई थी। चलिए हीट ऑफ कंबस्शन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डेल्टा एच सी से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट ऑफ कंबस्शन को डेल्टा एच सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है हीट ऑफ कंबस्शन? तो इसका कुछ नियम है, ज़रा समझ लो कि 1 मोल, 1 ग्राम नहीं बोल रहा हूँ, 1 मोल, कि 1 मोल कोई कंपाउंड हो या 1 मोल कोई फ्यूल हो, उसका कंप्लीट कंबस्शन कराया जाए, माने एक्सेस ऑक्सीजन लेकर के 1 मोल फ्यूल का कंप्लीट कंबस्शन कराओ, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट इवाल्व होगी, निकलेगी, वही हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट कहलाएगी। एक्चुअल में रिएक्टेंट का कंबस्शन कराओगे, किसी रिएक्टेंट का ही तो कंबस्शन कराया जाएगा। जैसे इधर सुनो, और एक बात और जानकारी में रख लो, हीट ऑफ कंबस्शन ऑलवेज एक्जोथर्मिक होता है। ये सवाल बन जाता है, ये ऑलवेज एक्जोथर्मिक होता है, ये जानकारी में रखना। हीट ऑफ कंबस्शन ऑलवेज एक्जोथर्मिक, इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है। और मैंने बताया था लास्ट टाइम पे, थोड़ा सा हिंट जरूर दिया था, उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि कोई भी 1 मोल रिएक्टेंट का या 1 मोल फ्यूल का या 1 मोल कंपाउंड का कंप्लीट कंबस्शन कराने पर जितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो करना, उसको हम हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे जैसे बेटा उदाहरण देख रहा हूँ, जैसे मैंने कहा ये मीथेन है, ये 1 मोल लिया और इसका हमने कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंप्लीट ऑक्सीडेशन, वही कंबस्शन का मतलब ऑक्सीडेशन कराया, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना। ये मैंने पूरा रिएक्शन कम्प्लीटली देखिए लिखा और इससे उनको बैलेंस भी कर दिया। ये तो ये रिएक्शन में सबका फेज भी मैं लिख दिया, गैस गैस, CO2 गैस, ये लिक्विड है। इस अभिक्रिया को ध्यान से यदि देखा जाए तो इसमें देखो 1 मोल मीथेन का कंबस्शन कराया जा रहा है, एक और कंबस्शन मीथेन का हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया के दौरान जितना हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू होगी, उसको हम हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन कहेंगे। अभी मैंने आपके सामने बोला था कि 1 मोल रिएक्टेंट का कंप्लीट कंबस्शन कराने पर जितना अमाउंट ऑफ हीट इवाल्व होगी, निकलेगी, उसी को हम हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट कहेंगे। तो देखिए आपके सामने बात लिखी गई है, जैसे 1 मोल मीथेन का कंप्लीट कंबस्शन कराया तो मान लो x किलो कैलोरी हीट निकली, मान लो x किलो कैलोरी हीट निकली, तो जो x किलो कैलोरी है वो हीट ऑफ रिएक्शन तो है, बट उसको हम हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन भी कह सकते हैं। सपोज करिए, चलिए एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा कि मान लिया हमने लिखा भाई ईथेन है, सपोज करो ईथेन का ऑक्सीडेशन कराया, अच्छा, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना, ये लिक्विड वाटर है, CO2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है और ये भी गैस। अच्छा, हमने क्या किया कि
मान लो रिएक्शन बैलेंस करके लिख दिया, सपोज करो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 मोल क्या 4 मोल CO2 ले लिया, यहाँ पर 6 मोल वाटर ले लिया, यहाँ 2 मोल का कंबशन करा दिया, 7 मोल ऑक्सीजन दे दिया, और ये हो जाएगा 8 और 6 14, ठीक है, बैलेंस रिएक्शन कर दिया। अच्छा, इस रिएक्शन में मान लो रिएक्शन के दौरान जो हीट निकल रही है, मान लो 8 हीट जो निकल रही है लगभग 750 किलो कैलोरी हीट इवाल्व हो रही है। इस अभिक्रिया रिएक्शन को ध्यान से देखो, करा 750 किलो कैलोरी हीट यहाँ से निकल रही। इस रिएक्शन में ध्यान से यदि देखा जाए तो क्या इस हीट ऑफ रिएक्शन की ये जो वैल्यू है बेटा -750 किलो कैलोरी है, क्या इसको आप हीट ऑफ कंबस्ट, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, क्या इसको हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ इथेन बोलोगे? तो कहना नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 मोल इथेन का कंबस्शन कराया गया, कि 2 मोल इथेन का कंबस्शन कराने पर इतनी हीट निकल रही है, तो इसको हम हीट ऑफ रिएक्शन तो कहेंगे, बट इसको हम हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट कहने के लिए एक नियम है, शर्त है कि 1 मोल फ्यूल का या 1 मोल रिएक्टेंट का कंप्लीट कंबस्शन कराने पर जितनी हीट इवाल्व होगी वो हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट कहलाएगा। इसका मतलब क्या कहना, तो अब कैसे क्या करें भाई? तो कहना इस अभिक्रिया में तुम पहले 2 से डिवाइड करो। देखो 2 से डिवाइड करने पर क्या होगा जरा समझो। जब 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, हर पूरे रिएक्शन में 2 से, तो डेल्टा एच की वैल्यू में भी डिवाइड कर देना। और डिवाइड करने के बाद अब देखो रिएक्शन क्या बना, ये आ गया C2H6 गैस इथेन है, और यहाँ पे 3.5 मोल O2 गैस, अभिक्रिया के बाद बन गया 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यहाँ पर बन गया बेटा 3 मोल H2O लिक्विड। और यहाँ पर जो डेल्टा HR अब आएगा वो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 375 किलो कैलोरी आएगा निगेटिव। निगेटिव सिर्फ इस बात को बताता है कि ड्यूरिंग रिएक्शन हीट इवाल्व हो रही है। माइनस साइन जो लगा है सिर्फ इस बात का इंडिकेशन देता है, इस बात को इंडिकेट करता है कि रिएक्शन के दौरान हीट इवाल्व हो रही है। चलिए इधर देख, तो क्या ये जो दूसरा रिएक्शन मैंने नीचे लिखा है, क्या इस रिएक्शन का जो हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आई है, क्या इसको हीट ऑफ, इसी हीट ऑफ रिएक्शन को क्या हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ इथेन यदि कहना चाहें तो क्या कह सकते हो? कहना बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हीट ऑफ रिएक्शन जो था पहले वाले रिएक्शन, जब 2 मोल इथेन का कंबस्शन हो रहा था तो जितनी हीट इवाल्व हुई थी उसको मैं हीट ऑफ रिएक्शन कहूँगा, बट हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ इथेन नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि 2 मोल का कंबस्शन हो रहा है। लेकिन इसी पूरे रिएक्शन में 2 से यदि डिवाइड किया तो हमारा ये रिएक्शन बन गया। और इस रिएक्शन में आपको दिख रहा है कि 1 मोल फ्यूल या 1 मोल इथेन का कंप्लीट कंबस्शन कराने पर जितनी हीट निकली है, इसी हीट को हम हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ इथेन कहें। खैर आपको समझ आ गया होगा। तो ये बड़ी जोर दे के मैं बोल रहा हूँ, 1 मोल फ्यूल या 1 मोल इथेन का एक्सेस ऑक्सीजन दे करके कंप्लीट कंबस्शन कराइए, जितना अमाउंट ऑफ हीट इवाल्व हो निकले उसको हम हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट कहेंगे। बस इतना जानकारी में रखो। लास्ट टर्म पे मैंने एक बात बताया था, जैसे एक ग्रेफाइड है और इसका ऑक्सीडेशन करा दो तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, ये सफ़ेद भी लिखता जा रहा हूँ। इस अभिक्रिया का जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा उसको हम हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन कह देंगे। ये रिएक्टेंट कार्बन जो है कहना हीट ऑफ रिएक्शन जितना आएगा उसी को हम हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन भी कह सकते हैं। हाँ, क्यों एक बात सुनो, एक बात, अब हम यहाँ पे चलो तुम्हें कंपेयर भी करा दे रहे हैं। चल, इसका मतलब इस अभिक्रिया का जो डेल्टा एच आएगा उसको हम हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन तो कहेंगे, और एक साथ साथ बेटा और एक बात समझ लो, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन कहेंगे, और इस यहाँ पर हम इस अभिक्रिया का जो डेल्टा एच आएगा उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी कहेंगे। तो ये भी सही है और ये भी सही। अच्छा, क्यों? क्योंकि फार्मेशन का एक बात याद रखो, तो 1 मोल प्रोडक्ट बने, कोई साइड प्रोडक्ट ना बने, और जिनसे बने वो दोनों नेचुरली स्टेबल हों, तो इस अभिक्रिया का जो हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू होगी उसी को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट भी कहते हैं। और एक नियम आज जो अभी बात किया कि 1 मोल रिएक्टेंट का कंप्लीट कंबस्शन कराने पर जितनी हीट निकलेगी तो जो उसको हीट ऑफ रिएक्शन जो आएगी उसको हम हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन भी कहेंगे। तो ये दोनों बातें हम लिख सकते हैं यहाँ पर। हाँ, यदि ऐसा होता ग्रेफाइट ले के की जगह में डायमंड ले लेता, बहुत आराम से समझिए, डायमंड लिया और इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन यदि कराया जाए
तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये गैस है, ये गैस है और ये डायमंड है। और इस अभिक्रिया का जो डेल्टा एच आएगा, क्या जो डेल्टा एच आएगा क्या उसको हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन बोलोगे? तो कहना यस बोलेंगे। लेकिन क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कहोगे आप? कहना नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन इसलिए कहेंगे कि हम 1 मोल फ्यूल का कंबस्शन कराना है। अब वो फ्यूल हमारा जो 1 मोल है वो स्टेबल है नेचर में कि अनस्टेबल, उससे मतलब नहीं है। बस सिर्फ 1 मोल रिएक्टेंट का कंप्लीट कंबस्शन कराने पर जितना हीट निकलेगी उसी को हम हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट कहेंगे। बट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 क्यों नहीं कह पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट 1 मोल बन रहा है, साइड प्रोडक्ट भी नहीं बन रहा है, लेकिन जिनसे बन रहा है इसमें यह डायमंड जो है नेचुरली स्टेबल नहीं है, इस वजह से नहीं कह पाएंगे यहाँ पर, ध्यान से। नेक्स्ट एक बात और उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे ये कार्बन आ जाए सॉलिड और इसका हाफ मोल O2 से रिएक्शन करा दो तो यहाँ पे CO बना जो कि गैस है। तो और एक बात ध्यान से सुनो बेटा, क्या यहाँ पर हम हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन कहना चाहें तो कहेंगे कि नहीं? तो कहना नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कहना चाहें तो कहेंगे, यस कहेंगे। क्यों यहाँ पर हीट ऑफ कंबस्शन कार्बन क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि मैंने बोला शर्त कि हीट ऑफ रिएक्शन को हम हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट तब कहते हैं जब 1 मोल फ्यूल का या 1 मोल रिएक्टेंट का कंप्लीट कंबस्शन हो। यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है। कार्बन का कंप्लीट कंबस्शन होने पर CO2 बनता है और यहाँ पर CO बन रहा है, इसका मतलब इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है। तो इस अभिक्रिया का जो डेल्टा एच होगा उसको मैं हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन कहना चाहूँ तो नहीं कहूँगा। हाँ, इस अभिक्रिया का जो डेल्टा एच होगा उसको मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है और कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बन रहा है और जिनसे बन रहा है दोनों नेचुरली स्टेबल है। बस ये देख लो कब क्या बोलेंगे क्या नहीं, यही लास्ट टर्म पे हमने आखिरी बताया था। अब जैसे आ जाए CO है, CO गैस हमारा है और इसका रिएक्शन हाफ मोल O2 से करा दो तो ये बन गया CO2 गैस बन गया। बताओ जरा इस अभिक्रिया का जो डेल्टा एच आएगा क्या उसको हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ CO कहना चाहो तो कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? कहना बिल्कुल कह सकते हैं। हीट ऑफ इस अभिक्रिया का जो डेल्टा एच आएगा उसको मैं हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ CO कहना चाहूँ तो कह सकता हूँ। क्योंकि 1 मोल रिएक्टेंट का कंप्लीट कंबस्शन देखो हुआ तो जितनी हीट निकलेगी उसी को हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट कहेंगे। हाँ, क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मीन्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कहना चाहें तो कहेंगे? कहना नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि 1 मोल प्रोडक्ट तो बन रहा है लेकिन साइड प्रोडक्ट भी नहीं बन रहा और जिनसे बन रहा है इसमें ये स्टेबल नहीं है। इसका मतलब इस अभिक्रिया का जो डेल्टा एच होगा उसको मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोलना चाहूँ तो नहीं बोल पाऊँगा। तो कब क्या बोल पाओगे क्या नहीं बोल पाओगे वो ध्यान से समझ लेना। आइए बेटा मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ, ये सब तो हो गया। अब मैं आपको एप्लीकेशन थोड़ा बताऊँगा, इसका ध्यान से सुनो। हीट ऑफ कंबस्शन का एप्लीकेशन में 3 मेनली एप्लीकेशन पे बात करूँगा, ध्यान से सुनना। पहला एप्लीकेशन ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दिए हों, जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दिए हों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे, ठीक है, सही दे रहे हैं, जवाब आपका सही है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन में 3 एप्लीकेशन बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला तो ये है कि कोई भी जनरल रिएक्शन दिया हो और उस रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं सभी का हीट ऑफ कंबस्शन दिया हो और हमसे कहे उस अभिक्रिया का हीट ऑफ रिएक्शन बताइए क्या होगा। फिर से शर्त समझिए। जैसे मैंने कहा कोई अभिक्रिया मान लो आ जाए, ए मान लो हमने लिख दिया कि X मोल ए है, या चलो इसे लिख लो N1 मोल A है, N2 मोल B से अभिक्रिया किया और M1 मोल C और M2 मोल D बनाया। मान लो एक रिएक्शन ऐसे लिख और करा इस अभिक्रिया में जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं सभी का हीट ऑफ कंबस्शन दिया हो। मान लो बेटा ये जो A है हीट ऑफ कंबस्शन A का भी दिया है, B का भी हीट ऑफ कंबस्शन क्वेश्चन में दिया है, पर मोल दिया होगा कि 1 मोल A का हीट ऑफ कंबस्शन पर मोल क्या है, पर मोल B का हीट ऑफ कंबस्शन क्या होगा। मान लो क्वेश्चन में हीट ऑफ कंबस्शन C का भी दिया है और हीट ऑफ कंबस्शन D का भी दिया है। ये डेल्टा C माने हीट ऑफ कंबस्शन, ठीक है। मेरा शर्त ये है, मैं अभी लिखा हुआ दिखा भी दूंगा, बुकलेट में मैंने लिख रखा है कि किसी जनरल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं
उन सभी का हीट ऑफ कंबस्शन यदि इंडिविजुअली दिया हुआ है तो कहे इस अभिक्रिया का हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर का मतलब हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। तो बेटा शर्त समझ लो कि किसी भी दिए गए अभिक्रिया में जितने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं उन सभी का हीट ऑफ कंबस्शन गिवन हो और इस पर्टिकुलर अभिक्रिया का ये जो अभिक्रिया है इस पूरे रिएक्शन का कहे हमें हीट ऑफ रिएक्शन माने डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज की वैल्यू बताओ। तो सीधा सीधा लगा देना कि हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर बराबर होगा समेशन ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट। आर मतलब रिएक्टेंट, पी माने प्रोडक्ट। ध्यान से देख लेना कि ये सूत्र आप लगा देना, ये फार्मूला लगा करके निकाल सकते हो। तो पहला एप्लीकेशन हमने बता दिया, एक बार आखिरी बार फिर से बोलूँगा, सब लोग ध्यान से इस बात को सुने कि किसी जनरल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं उन सभी का यदि हीट ऑफ कंबस्शन सभी का इंडिविजुअली दिया गया है और इस अभिक्रिया का इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच निकालना है तो कहना डेल्टा एच निकालना है यदि तो ये हो जाएगा सम ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट कर देना। यहाँ से इस अभिक्रिया का डेल्टा एच क्या होगा, इंथैल्पी चेंज क्या होगा जिसको हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, क्या होगा वो निकल के आ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर 1 क्वेश्चन लगवाऊंगा इस पर अभी। उसके बाद दूसरा नंबर का एक एप्लीकेशन बेटा ये आता है, ध्यान से सुन लेना कि कभी भी हीट ऑफ कंबस्शन, मान लो अभिक्रिया में चार अभिक्रिया दे दिया और उसमें हर रिएक्शन में रिएक्टेंट का हीट ऑफ कंबस्शन दिया है तो कहना कि अब पूछा जाए कौन सा रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो एक बात आप याद रख लो, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, अरे भाई हीट ऑफ कंबस्शन रिएक्टेंट का निकालते हैं ना, तो यहाँ पर हम स्टेबिलिटी रिएक्टेंट का चेक करेंगे। ध्यान से देखो, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान से सुनो, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट। अब जरा से सुनो इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो 4 रिएक्शन दिया और हर जगह जो है रिएक्टेंट का हीट ऑफ कंबस्शन दिया हुआ है। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ अभी, जैसे मान लो ए से बी बना, यहाँ पर हीट ऑफ कंबस्शन रिएक्टेंट ए का हीट ऑफ कंबस्शन दिया है, मान लो -300 दे दिया, किलो कैलोरी दे दिया। अच्छा, यहाँ पर मान लो सी से डी बन रहा है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, और यहाँ पर इसका हीट ऑफ कंबस्शन जो है इस रिएक्टेंट यहाँ पर सी है तो हीट ऑफ कंबस्शन सी का यदि निकाला गया तो ये आ गया -600 किलो कैलोरी आ गया। उदाहरण बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देख। जैसे मान लो एक रिएक्शन आ गया कि M से N बन रहा है, M से N बना, इस अभिक्रिया का डेल्टा हीट ऑफ कंबस्शन यदि M माने वही रिएक्टेंट का, यहाँ रिएक्टेंट की बात कर रहा हूँ, हीट ऑफ कंबस्शन जो M का है मान लो ये -800 किलो कैलोरी है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। जैसे और एक रिएक्शन आ गया कि X गिव्स Y और यहाँ पर हीट ऑफ कंबस्शन जो है X का दे रखा है, मान लो आ गया -1000 किलो कैलोरी दिया है। अब सुनो बेटा, 4 रिएक्शन हमें दिया है, इक्वेशन 1 है, 2 है, 3 और 4, 4 अभिक्रिया दी गई है। इन चारों में रिएक्टेंट जो है, यहाँ रिएक्टेंट A है, यहाँ C है, यहाँ M है, यहाँ X है, और हर अभिक्रिया में रिएक्टेंट का हीट ऑफ कंबस्शन की वैल्यू दी गई है। तो पूछा जाए कि बताओ इन चारों अभिक्रिया में देख के बताओ कि कहाँ पर रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो मैंने एक लाइन लिखा है कि स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच ऑफ द या हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट। हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट जितना कम होगा कहना कि स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट उतना ज़्यादा हो। अब पूछा जाए कि ज़रा बताओ A, C, M और X ये जो रिएक्टेंट हैं इन सभी का हीट ऑफ कंबस्शन दिया है, तो बताओ हीट ऑफ कंबस्शन सबसे कम कहाँ है। तो सबसे कम यही है। ये माइनस मत लेना, यहाँ माइनस कंसीडर मत करना कि -300 ज़्यादा होगा -600 कम होगा, नहीं, यहाँ माइनस सिर्फ ये जो निगेटिव साइन हर जगह लगा है, ये दिमाग में रख लो कि निगेटिव साइन ओनली इस बात को इंडिकेट करता है कि रिएक्शन के दौरान हीट निकल रही है, लेकिन इस रिएक्शन में हीट कम निकल रही है,
इस रिएक्शन में हीट ज़्यादा निकल रही, हीट जहाँ ज़्यादा निकलेगी वहाँ हीट ऑफ कंबस्शन ज़्यादा होगा, जहाँ हीट कम निकलेगी वहाँ हीट ऑफ कंबस्शन कम होगा। इसका मतलब यहाँ ए का हीट ऑफ कंबस्शन कम है, और हीट ऑफ कंबस्शन यदि जिस रिएक्टेंट का कम होगा कहना उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब इस अभिक्रिया में चारों अभिक्रिया को देख करके यदि पूछा जाए कि स्टेबिलिटी का आर्डर बताओ कि इन चारों रिएक्शन में कौन से रिएक्शन में रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होगा, तो कहना कि यहाँ पर ए ज़्यादा स्टेबल होगा सी से, सी ज़्यादा स्टेबल होगा एम से, और एम ज़्यादा स्टेबल होगा एक्स से। यहाँ पर सारे रिएक्टेंट की मैंने चर्चा किया। तो ये है आर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इन डिफरेंट रिएक्शन। और आप भैया एक बात फिर से बोल रहा हूँ कि हीट ऑफ कंबस्शन की वैल्यू कम है या ज़्यादा है, इसको यदि चेक करना है तो निगेटिव साइन के साथ कंपेयर मत कर लेना, नहीं तो आप कहोगे यार -300 बड़ा है, -1000 छोटा है। नहीं, छोटा बड़ा देखने के लिए यहाँ माइनस साइन मत कंसीडर करना। माइनस साइन, निगेटिव साइन ओनली इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन के दौरान हीट इवाल्व हो रही है, तो यहाँ पर हीट कम इवाल्व हो रही है, तो यह इसका मतलब हीट ऑफ कंबस्शन यहाँ कम है, और यहाँ हीट ज़्यादा इवाल्व हो रही है, इसका मतलब यहाँ हीट ऑफ कंबस्शन रिएक्टेंट का ज़्यादा है। और यहाँ पर मैंने एक लाइन एप्लीकेशन के लिए में बताया कि स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट। जहाँ पर हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट जितना कम होगा जिस रिएक्टेंट का, कहना वहाँ पे रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये देख लेना। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे एक उदाहरण और समझा दे रहा हूँ, जैसे बड़ी प्रैक्टिकल बात आप पढ़ते हैं वही बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, मैंने लिखा ये है 2-ब्यूटीन, आप पढ़े होंगे, तो ये है भाई ब्यूट-2-इन बोल दो, ब्यूट-2-इन, ठीक है, ये ब्यूट-2-इन है। इसका हमने कंबस्शन करवा दिया। इसका जब कंबस्शन हुआ तो यहाँ पर लेस हीट रिलीज हुई, लेस एनर्जी रिलीज हुई। ध्यान से सुनना, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई लेकिन बहुत कम एनर्जी रिलीज हुई। अच्छा, यहाँ पर एक दूसरा, ये मान लो पहला ले लो, दूसरा मैंने उदाहरण लिया, मान लो कि यहाँ पर ले लिया भाई ये है CH3 CH2 डबल बॉन्ड, या इसे कर दो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा ले लो। ये ब्यूट-1-इन है, ब्यूट-1-इन है, ये है ब्यूट-1-इन, ध्यान से सुनना, ठीक है। ब्यूट-2-इन ब्यूट-1-इन हमने लिया। अच्छा, इसका भी मैंने कंबस्शन कराया। जब कंबस्शन कराया तो यहाँ पे मोर एनर्जी रिलीज हुई, मोर एनर्जी विल रिलीज, मोर एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही भाई, और यहाँ पर लेस एनर्जी रिलीज हो रही है। अब पूछा जाए कि इन दोनों में बताओ ब्यूट-2-इन, ऊपर लिखा है जो ब्यूट-2-इन है और ये नीचे ब्यूट-1-इन है, इन दोनों में का कंबस्शन कराया गया। दोनों में हीट जब देखा गया तो ऊपर वाले में लेस हीट रिलीज हो रही, माने यहाँ पे हीट ऑफ कंबस्शन कम है, और यहाँ पे ज़्यादा हीट रिलीज हो रही तो इसका हीट ऑफ कंबस्शन ज़्यादा है। तो पूछा जाए कि ब्यूट-2-इन ब्यूट-1-इन में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो आप कहना कि यदि आंसर दें, और मैंने अभी लिखा था कि हीट ऑफ कंबस्शन रिएक्टेंट का जितना कम होगा वहाँ पर रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो देखो इस रिएक्टेंट का में जब कंबस्शन कराया तो हीट कम रिलीज हो रही, माने हीट ऑफ कंबस्शन कम है। इस वाले रिएक्टेंट का जब कंबस्शन कराया गया तो हीट ज़्यादा रिलीज हो रही, इसका मतलब हीट ऑफ कंबस्शन ज़्यादा है, और हीट ऑफ कंबस्शन यहाँ कम है तो यहाँ पर रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो वही लिखा था उस पर। इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं कि ब्यूट-2-इन, सौरभ वही AC बंद कर दो, ब्यूट-2-इन की स्टेबिलिटी ब्यूट-1-इन से ज़्यादा होगी। ये है आर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है बेटा, तो समझ में दिया जाए तो देख लो, ये स्टेबिलिटी का आर्डर है, ठीक है। क्यों है आपको बता चुका हूँ, क्योंकि लाइन ऊपर जो लिखी है मैंने एक जनरल उदाहरण दिया, लेकिन ये लाइन याद रख। तो 2 एप्लीकेशन आपको बता दिए। तीसरा एप्लीकेशन सुनो ध्यान से, एप्लीकेशन नंबर 3 है बेटा, यहाँ पर एक टर्म आता है कैलोरीफिक वैल्यू, अभी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, या इसी को हम फ्यूल वैल्यू भी बोलते हैं,
फ्यूल वैल्यू भी बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू या फ्यूल वैल्यू बोलते हैं। इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है कैलोरीफिक वैल्यू की, ये होती है किलो जूल पर ग्राम या किलो कैलोरी पर ग्राम, ऐसे लिख सकते हो, या जूल पर ग्राम या कैलोरी पर ग्राम भी लिख सकते हो। ये क्या है भाई, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, तो ध्यान से सुनो। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, तो कहना कि जब 1 ग्राम फ्यूल का, 1 मोल नहीं बोल रहा हूँ, अब देखो मैंने भाषा बदला अपना। पहले मैं बोल रहा था कि 1 मोल रिएक्टेंट का कंप्लीट कंबशन कराने पर जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है उसको मैं हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट कहता था। अब मैं एक हेडिंग डाल दिया कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, तो कहना 1 ग्राम रिएक्टेंट का कंप्लीट कंबशन कराने पर जितनी हीट रिलीज होगी, निकलेगी, उसको हम बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान से सुन लो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अमाउंट ऑफ हीट अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट, 1 ग्राम ऑफ reactant, amount of heat released when 1 gram of reactant after combustion produced, अमाउंट ऑफ हीट जितनी निकालेगी वही कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगी। कि 1 ग्राम रिएक्टेंट का कंप्लीट कंबशन कराओ तो जितनी हीट इवॉल्व होगी वही हमारा कहलाएगी हीट कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगी, या उसी को फ्यूल वैल्यू बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो एक बात पहले ऐसे सुन लो, तुम्हें एक उदाहरण ऐसे दे रहा हूँ। जैसे समझो, लिखने में क्या है कि बार बार लिखेंगे टाइम लगेगा, लेकिन तुम ऐसे ही समझ लो कि 1 ग्राम फ्यूल, जैसे सुनो, जैसे मैंने कहा ये मीथेन है। इसका जब तुम ऑक्सीडेशन कराते हो, रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस करके लिख रहा हूँ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और यहाँ पर H2O बना जो कि लिक्विड है। और सपोज करो इस रिएक्शन में जो हीट निकल रही थी, हीट ऑफ डेल्टा एच की वैल्यू मान लो -94 किलो कैलोरी थी, मान लो ऐसा। ठीक, तो कहना क्या ये डेल्टा एच हीट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू है, क्या इसी को तुम हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन भी कहोगे? कहना यस बोलेंगे, क्योंकि 1 मोल रिएक्टेंट का कंप्लीट कंबशन हो। अच्छा, ये 1 मोल रिएक्टेंट का कंबशन हो रहा है तो इतना किलो कैलोरी जो वैल्यू आया है, यहाँ लिख सकते हो इतना किलो कैलोरी ये पर मोल होगा। इसका मतलब 1 मोल रिएक्टेंट का कंप्लीट कंबशन कराने पर इतनी हीट निकली है, ये है हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन है। लेकिन मैंने बोला कि 1 ग्राम फ्यूल या 1 ग्राम रिएक्टेंट का कंबशन कराने पर जितनी हीट निकलेगी तो उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट आर कम्प्लीटली जो ऑक्सीडाइज्ड, 1 ग्राम रिएक्टेंट का कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करने पर जितनी हीट रिलीज होगी वो कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगी। किसकी? रिएक्टेंट की। ठीक, अच्छा इधर देखो, जैसे मैं यहाँ से एक उदाहरण लेना चाहूँगा, ध्यान से समझना। अच्छा बेटा, 1 मोल मीथेन का जब कंबशन कराया तो जितना हीट निकली है उस हीट ऑफ रिएक्शन को ही हम हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन कह रहे हैं। अच्छा, 1 मोल मीथेन का यदि मास निकाला जाए तो 16 ग्राम आएगा, ये मोलर मास है। इसका मतलब तुम ये बोल सकते हो कि 16 ग्राम मीथेन का कंबशन जब कराया तो इतनी हीट निकली, मीथेन के हीट ऑफ कंबशन के बराबर हीट निकली। फिर से सुनो, 16 ग्राम मीथेन का 1 मोल मतलब 16 ग्राम मीथेन का कंबशन कराया तो इतनी हीट निकली, हीट ऑफ कंबशन के बराबर। तो बताओ 1 ग्राम यदि मीथेन का कंबशन कराया जाए तो हीट कितनी निकलेगी? डेल्टा Hc बाई 16। 16 का मतलब समझ रहे हो, मोलर मास। 16 ये जो है मोलर मास है मीथेन का। इसका मतलब, और 1 ग्राम मीथेन का कंबशन कराने पर जितनी हीट निकलेगी वही कहलाएगी कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसका मतलब तुम यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू का एक फार्मूला बना सकते हो जनरल, कि किसी भी रिएक्टेंट का कैलोरीफिक वैल्यू चेक निकालना है तो ना कहना कैलोरीफिक वैल्यू बराबर होगा हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है उसका हीट ऑफ कंबशन डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट। मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के मोलर मास से डिवाइड कर देना तो यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगी। ये ध्यान से समझ, तो एक फार्मूला भी याद रखना। तो तीसरा एप्लीकेशन फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि 1 ग्राम
फ्यूल का या 1 ग्राम रिएक्टेंट का कंप्लीट कंबशन कराने पर जितनी हीट इवाल्व होगी करना वही कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट या फ्यूल वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट कहलाती है। अब बात आई कि चलो एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा भाई, जैसे मीथेन का 1 मोल जब मीथेन का कंबशन करा रहे थे तो जितनी हीट इवाल्व हो रही थी उसको मैंने हीट ऑफ कंबशन बोला था। तो इसका मतलब 16 ग्राम मीथेन का कंबशन कराओगे तो हीट जो इवाल्व होगी वो डेल्टा एससी के बराबर इवाल्व होगी, ठीक। और वो करा 1 ग्राम मीथेन का कंबशन कराओगे तो हीट कितनी निकलेगी, तो डेल्टा एससी बाई मोलर मास कर देना। तो जितनी ये हीट निकलेगी बेटा यही है कैलोरीफिक वैल्यू। इसका मतलब एक जनरल फार्मूला आप बना सकते हैं तो बना लेना कि किसी भी रिएक्टेंट का कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है तो आप सीधा कर देना कि उस रिएक्टेंट का हीट ऑफ कंबशन क्या ऊपर रख दो और उस रिएक्टेंट के मोलर मास से डिवाइड कर दो तो उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट का कैलोरीफिक वैल्यू आएगा। और सुनो एक बात और आपको बता दूं, जैसे अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ दिखेगा जब डिफरेंट रिएक्टेंट का कैलोरीफिक वैल्यू निकालना माइनस में आएगी, क्यों? क्योंकि हीट निकलेगी भाई, डेल्टा एससी तो निगेटिव में होगा ना, हीट ऑफ कंबशन तो हमेशा निगेटिव में होता है। तो डिफरेंट रिएक्टेंट का कैलोरीफिक वैल्यू निकालोगे तो माइनस में आएगा। लेकिन यदि डिफरेंट रिएक्टेंट के कैलोरीफिक वैल्यू को तुलना करना है, कंपेयर करना है, तो माइनस साइन के साथ मत कंसीडर करना कि जैसे -50 लिखा हो, -43 लिखा हो, -20 लिखा हो, तो तुम्हें मत कहना कि -20 बड़ा है ना, ये निगेटिव साइन। फिर मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ ये बता रहा है कि जो है कंबशन के दौरान हीट निकल रही है। बड़ा छोटा देखना है तो केवल मैग्नीट्यूड देखना, साइन को कंसीडर मत करना। नहीं, साइन को कंसीडर के करोगे तब तो हिसाब से -20 बड़ा है और -50 छोटा है। लेकिन मैंने कहा बड़ा छोटा, यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू डिफरेंट रिएक्टेंट का निकाल लेना, निगेटिव में आएगा क्योंकि हर जगह कंबशन हो रहा है तो निश्चित है कि हीट निकलेगी। तो और जो कैलोरीफिक वैल्यू की जो वैल्यू दी जाएगी वो निगेटिव साइन के साथ दी जाएगी। लेकिन पूछा जाए कि किस रिएक्टेंट की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है किसका कम है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेकर के छोटा बड़ा देखना कि कौन बड़ा है, किसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है किसका कम है। और जिस रिएक्टेंट की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी वो फ्यूल बेस्ट फ्यूल माना जाता है। जैसे डिफरेंट फ्यूल ले लो, डिफरेंट सब्सटेंस ले लो, सभी का कैलोरीफिक वैल्यू निकाल लो, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है कहना वो बेटर फ्यूल है, वो बेस्ट फ्यूल है, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, चलो तो ये तीनों एप्लीकेशन याद रखना। आप डायरेक्ट मैं सवाल पे चल रहा हूँ, ध्यान से देखना, जरा सा क्वेश्चन पे आ जाओ, जरा वहाँ से ज़्यादा कुछ समझ पाओगे भाई। इधर देखो, जैसे देखो आज मैंने जो डिस्कशन किया हीट ऑफ कंबशन के बारे में पहले बताया क्या है, एक्जोथर्मिक होता है ये बता दिया। 1 मोल कंपाउंड का कंबशन कंप्लीटली कराने पर जितनी हीट इवाल्व होगी वो हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट कहलाती है। एक मैं बता दिया कि कब किसको क्या बोलेंगे वो देख लेना। फिर ये देखो एक उदाहरण है यहाँ पे लिखा है, जरा उदाहरण को समझने का प्रयास करो। अब जरा सा उदाहरण ये है बेटा, ध्यान से देखो तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये रिएक्शन में हमने देखा कि इस रिएक्शन का डेल्टा HR इतना है, तो क्या इस अभिक्रिया का जो हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आई है, क्या इसी को तुम हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन कहना चाहो तो कह सकते हो? कहना यस, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों भाई? 1 मोल रिएक्टेंट का कंबशन कराया गया तो जितनी हीट निकलेगी और इसी को हम हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट कहेंगे। और रिएक्टेंट है कौन? मीथेन, तो उसका नाम लिख लेना, हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन यही हो। ये देखो लिखा, हीट ऑफ रिएक्शन जो होगा वही हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन कहलाएगा, ये दिमाग में रख लो। हाँ, दूसरा वाला उदाहरण अभी मैंने समझाया था, यही वाला कह रहा था कि ये देखो 2 मोल इथेन का कंप्लीट कंबशन कराया तो हीट इतनी निकल रही थी, यहाँ माइनस लगा देना, निकल रही हीट, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो डेल्टा HR जो होगा वो -750 किलो कैलोरी है। ये क्या है? तो कहना ये तो हीट ऑफ रिएक्शन है। क्या ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है क्या इसी को हम हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन कहेंगे? कहना नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 मोल का कंबशन हो रहा है, 1 मोल का, तो 2 मोल के कंबशन में इतनी हीट निकली थी, 1 मोल का कंबशन कराना है तो हीट कितनी निकलेगी? इसी का आधा कर देना। तो अब जो हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आएगी ये -375 किलो कैलोरी जो आ रही है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा आई है, इस हीट ऑफ रिएक्शन को तुम हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन कह सकते हो। देख लेना, तो ये देखो लिखा है जितना हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू थी उसका जब आधा करोगे तो ये पर मोल, इसका मतलब ये इतना किलो कैलोरी पर मोल, 1 मोल का कंबशन कराने पर जो हीट निकलेगी उसको हम हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन कह पाएंगे। ये क्वेश्चन पहला
भी ए भी और ए भी दोनों देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। हाँ, नेक्स्ट एक बात और डिस्कशन यहाँ पे करना चाहूँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। हाँ, एप्लीकेशन देखो मैंने सब तुम्हें बता ही दिया, एप्लीकेशन में तो दिक्कत ही नहीं है भाई। एप्लीकेशन देखो एक बता दिया कि रिएक्शन में जो है सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का हीट ऑफ कंबशन दिया हो, उस पूरे अभिक्रिया का डेल्टा एच निकालना, तेल लगा देना। फिर एक बात और बताया यहाँ पर, देख लो अभी सवाल करवाऊंगा। दूसरा एप्लीकेशन बताइए स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, माने वही रिएक्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट कर देना। जैसे अभी उदाहरण दिया था देखो, ब्यूट-2-इन का जब कंबशन कराया तो हीट कम निकल रही थी, माने हीट ऑफ कंबशन कम था, और ब्यूट-1-इन का जब कंबशन कराया तो हीट ज़्यादा निकल रही, माने हीट ऑफ कंबशन यहाँ ज़्यादा है। और मैंने कहा हीट ऑफ कंबशन जिस रिएक्टेंट का कम होगा वही रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो देखो उस हिसाब से ब्यूट-2-इन का स्टेबिलिटी ब्यूट-1-इन से ज़्यादा हो जाएगा, ये देख। हाँ, एक बात अभी बताया कैलोरीफिक वैल्यू, तो देखो यहाँ लिखा है कि एक ग्राम, एक मोल नहीं, अब 1 ग्राम पर हम आ गए कि 1 ग्राम फ्यूल का कंबशन कराने पर जितना हीट इवाल्व होगी, निकलेगी, उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू या फ्यूल वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट कहते हैं। और कैलोरीफिक वैल्यू निकालने का एक फार्मूला मैं पीछे बताया तो देखो लिखा है कि कैलोरीफिक वैल्यू बराबर हीट ऑफ कंबशन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। किसका हीट ऑफ कंबशन? रिएक्टेंट का। और किसका मॉलिक्यूलर मास? रिएक्टेंट का। तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट कर देना, तो उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट का कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगी, फ्यूल वैल्यू आ जाएगी। तो ये एप्लीकेशन बता दिया। अब डायरेक्ट हम आगे क्वेश्चन करा देंगे, हीट ऑफ कंबशन से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के सवाल होंगे, ये समझ। और हीट ऑफ कंबशन, एक बात याद रखना, हीट ऑफ कंबशन ऑलवेज एक्जोथर्मिक होता है। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी का कंबशन कराओगे तो हीट हमेशा इवाल्व होती है, निकलती है, ये जानकारी में रखना। चलो भाई आगे बढ़ता हूँ। अब आओ जरा क्वेश्चन आपको 2-3 करा दूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे एक सवाल यहाँ पर आता है, दिमाग लगाओ जरा सा। एक क्वेश्चन ये है बेटा, समझो जरा सा। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से पूरा हीट ऑफ कंबशन आपको क्लियर करेंगे। तो करा है कि इसमें करा हीट ऑफ कंबशन इथेन का, इथेन का मतलब वही C2H6, इथेन, और एसिटिलीन का मतलब C2H2। एसिटिलीन है, इथेन है। इथेन का मोलर मास 30 होता है, इथेन का मोलर मास निकालोगे 30 होगा, और एसिटिलीन का मोलर मास निकालोगे 28 होगा। ये मोलर मास लिखा मैं। अच्छा, इथेन का हीट ऑफ कंबशन दिया है -1310, और एसिटिलीन का हीट ऑफ कंबशन दिया है -1300 किलो जूल पर मोल दिया। और हमसे कह रहा है कि बताओ इन दोनों में बेटर फ्यूल कौन होगा। तो कहना एक काम करो, बेटर फ्यूल कौन होगा ये जानना है तो दोनों फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू निकाल लो या फ्यूल वैल्यू निकाल लो। तो कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालते हैं तो ये मालूम है तुम्हें कि जैसे चलो भाई हमने कैलोरीफिक वैल्यू पहले इथेन का निकाल लो, C2H6 इथेन का। तो इथेन का हीट ऑफ कंबशन बेटा देखो दिया है, ये लिखो पहले -1310 डिवाइडेड बाई 30 कर देना। अच्छा, कैलोरीफिक वैल्यू आपको निकालना है एसिटिलीन का, C2H2 का। तो इसका हीट ऑफ कंबशन जो दिया है साइन के साथ ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। और बाई का इसका मोलर मास कर देना कितना, 26 कर देना, ठीक है। अब जरा सा सॉल्व करके देखो। अब यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो ये देखो, तो पहले 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 43 पॉइंट समथिंग, 43 मान लो, 43 किलो जूल पर ग्राम आ गया। इसका मतलब ये 1 ग्राम का कंबशन कराने पर इतना हीट रिलीज होगी। अच्छा देखो यहाँ ध्यान से सुनो, यहाँ पर वैल्यू जो आएगी मान लो ये आ गई -43 किलो जूल पर ग्राम। इसका मतलब 1 ग्राम का कंबशन कराने पर इतना किलो जूल हीट निकलेगी। अच्छा इधर आओ, यहाँ पर बेटा यदि सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, इसको कैंसिल करोगे तो नीचे ऊपर आएगा 100/2 माने -50 आएगा, -50 किलो जूल पर ग्राम आ गया। अब दोनों का जरा सा समझो। अब इसमें यदि बड़ा छोटा देखना है तो क्या माइनस साइन लेंगे, कहना नहीं। माइनस साइन सिर्फ इस बात को इंडिकेट करता है कि किसी का कंबशन कराते हो तो उसके दौरान हीट इवाल्व होती है, बस यही वो बताता है। तो यदि ऐसे तो तुम सोचो कि यहाँ पर किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, तो कहना एसिटिलीन की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। वैसे तो माइनस ले लोगे तो -50 छोटा है, -43 बड़ा है, लेकिन मैंने कहा बड़ा छोटा देखने के लिए माइनस साइन कंसीडर मत करना, नेगेटिव साइन ओनली हीट इवाल्व हो रही इस बात को इंडिकेट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब माइनस को मत चेक करना, उसको दिमाग से हटा दो, सीधा मैग्नीट्यूड देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू देखो। तो यहाँ पर हीट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू जो इथेन का है 43 है, एसिटिलीन का 50 है, तो एसिटिलीन का कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर बेटर फ्यूल एसिटिलीन होगा।
तो यही देखो लिया है एसिटिलीन का ये हीट ऑफ जो सॉरी कैलोरीफिक वैल्यू 50 है और इथेन का कैलोरीफिक वैल्यू 43 है। माइनस था, यहाँ लगा सकते हो -43 -50, लेकिन माइनस का कोई रोल नहीं है, माइनस केवल हीट इवाल्व हो रही है इस बात को बताएगा। तो इसमें बेटर फ्यूल एसिटिलीन है। क्यों है? क्योंकि एसिटिलीन का कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। तो ये ध्यान से समझ लेना क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, इसलिए मैं इतना जोर दे के बात कर रहा हूँ। हाँ आओ जरा सा एक क्वेश्चन जरा सा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जरा सा यहाँ लगाओ भाई। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये देखिए सवाल आ गया हमारे सामने, कह रहा है कि फ्यूल वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज 68 किलो कैलोरी, देन हीट ऑफ कंबस्शन हाइड्रोजन का पूछ रहा है। अरे कना भी मैंने पढ़ा कैलोरीफिक वैल्यू ही फ्यूल वैल्यू कहलाती है। कैलोरीफिक वैल्यू बराबर होता है हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा बताओ, इसमें कह रहा है कि फ्यूल वैल्यू हाइड्रोजन का H2 गैस है, इसका कैलोरीफिक फ्यूल वैल्यू दी गई, माने वही कैलोरीफिक वैल्यू दी गई, तो कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ रख दो 68। अच्छा हीट ऑफ कंबस्शन हाइड्रोजन का पूछा है, तो हीट ऑफ कंबस्शन हाइड्रोजन का निकालना और डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना 2, तो यहाँ से हीट ऑफ कंबस्शन आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा 6 1 और यहाँ 12 13 हो जाए 136 आ जाएगा। तो 136 से हीट ऑफ कंबस्शन आ गया, किसका? हाइड्रोजन का हीट ऑफ कंबस्शन आ गया। इतना आएगा किलो कैलोरी पर मोल आएगा, पर मोल माने एक मोल का कंबस्शन कराने पर इतनी हीट निकलेगी। यही तो है हीट ऑफ कंबस्शन हाइड्रोजन का। लेकिन यहाँ साइन माइनस लगा देना। क्यों लगा देना? क्योंकि हीट ऑफ कंबस्शन हमेशा मैंने कहा निगेटिव में होगा। तो ये आंसर आ गया माइनस, ये अपने मन से लगा देना कि -136। क्यों? क्योंकि हीट ऑफ कंबस्शन ऑलवेज निगेटिव होता है। तो इसका आंसर देखो आ गया -136 किलो कैलोरी पर मोल आ जाए। लग जाएगा। सवाल बहुत ईजी हैं, सब लग जाएंगे, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको मैं बताना चाह रहा था उस समझ लो। हाँ एक सवाल यहाँ से देख लो बेटा, एक तो चलो हो गया, ये सब हो जाएगा, लगा लेना। अब आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हीट ऑफ कंबस्शन से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। चलिए भाई। हाँ ठीक है। वीडियो क्लियर नहीं है, क्यों वीडियो क्लियर नहीं है? एक मिनट रुक जाओ, हम देख लेते हैं। यहाँ तो बेटा क्लियर आ रहा है, नेट की प्रॉब्लम तो नहीं है? सारे लोगों को क्लियर नहीं है? जरा जल्दी से बताएं भाई, सारे लोगों को वीडियो क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताइए। ठीक है। हाँ तो जिनका क्लियर नहीं है वहाँ पर नेट की दिक्कत होगी बेटा, देख लेना, नेट की प्रॉब्लम हो सकता हो इस वजह से। क्लियर है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, क्लियर है। ठीक है ठीक क्लियर, ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आइए, अब आइए जरा सा हम एक एक क्वेश्चन कराते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ा सा करवा दें। तो उससे क्या है कि हीट ऑफ कंबस्शन की बात जो है वो अब ख़त्म करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, पहले क्वेश्चन कराने के बाद। आइए जैसे पहला सवाल देखो भाई, क्वेश्चन हम तरीका बताते जा रहे हैं, बाकी तुम देख लो और बाकी घर पे अपना ट्राई करना लगा। कह रहा है कि ये कुछ रिएक्शन दिया, यहाँ कार्बन सल्फर से रिएक्शन किया, कार्बन डाइसल्फाइड बनाया, डेल्टा H की वैल्यू दी गई। यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, CO2 बना, डेल्टा H की वैल्यू दी गई। सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ, SO2 बना, डेल्टा H की वैल्यू दी गई। और हमसे करा हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ CH2 क्या होगा, माने कार्बन डाइसल्फाइड का हीट ऑफ कंबस्शन बताओ। हीट ऑफ कंबस्शन का मतलब हुआ कि आपके दिमाग में एक बात आ गई कि कार्बन डाइसल्फाइड का 1 मोल का कंबस्शन कराने पर जितनी हीट इवाल्व होगी वही होगा हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो आप पहले आप करो, एक दिमाग लगा लो। एक पहला रिएक्शन ये दिया है, कार्बन सल्फर से रिएक्शन करके कार्बन डाइसल्फाइड बना रहा है, इसका डेल्टा H की वैल्यू दिया है 117 किलो जूल दिया। दूसरा वाला रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, कार्बन O2 से रिएक्शन करा, CO2 बनाया और यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू -393 किलो जूल दी गई। और यहाँ पर सल्फर O2 से रिएक्शन किया और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बना, यहाँ पर भी डेल्टा H की वैल्यू -297 किलो जूल दी गई। और हमसे करा हमें हीट ऑफ कंबस्शन इसका बताना। इसका मतलब 1 मोल
फ्यूल का या 1 मोल कार्बन डाइसल्फाइड का हमें कंबशन कराना है, तो जितनी हीट निकलेगी वही हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड कहलाएगी। इसका मतलब पहली बात तो ये श्योर हो गया कि कार्बन डाइसल्फाइड का 1 मोल का कंबशन कराना, और वो कंबशन कराना है तो कार्बन डाइसल्फाइड किधर होना चाहिए, रिएक्टेंट साइड में होना चाहिए। तो पहला काम करो, देखो यहाँ पे मैं रिएक्शन को की सहायता से आंसर निकालूंगा। तो कार्बन डाइसल्फाइड का 1 मोल का कंबशन कराना है, तो पहला तो काम आप ये कर लो बेटा कि इस वाले रिएक्शन को रिवर्स कर दो। तो रिवर्स करने से क्या होगा, देखो कार्बन डाइसल्फाइड इधर आ गया और ये जो है कार्बन और 2s इधर आ गया। डेल्टा एच की जो वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ -117 आ जाएगा। पहला काम किया, इसको रिवर्स कर लिया। अच्छा अब क्या करें, तो कहना यार एक बात और है, इस रिएक्शन को ऐसे ही रख दो, एट इट इज रख दो। क्यों रख दो ये भी बता रहा हूँ। O2 ये रिएक्शन किया, CO2 बना, इस रिएक्शन का डेल्टा एच वही -393 है। अच्छा इस रिएक्शन में क्या करें, कहना ये भी एट इट इज रख दो। तो कहना अच्छा रख दो भाई, चलो सल्फर का O2 से रिएक्शन किया, SO2 बना, इस रिएक्शन का डेल्टा एच की वैल्यू -297 किलो जूल है। ये सब किलो जूल में दिया है वैल्यू। खैर चलो आप लगा लेना, लेकिन अभी हम आपको हिंट दे रहे हैं, जरा समझना। अब क्या करें बेटा, तो कहना कुछ नहीं करो, इधर देखो लेफ्ट राइट में जो कॉमन है वो कट जाएगा, देखो कैंसिल होगा तो कार्बन एक कट जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और करो, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, हाँ एक चीज़ तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर 2s है और यहाँ पर s है। तो एक काम करो, पहली बात इस वाले रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, तो इसके जो डेल्टा एच की वैल्यू उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ठीक है, पहला रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दिया तो डेल्टा एच का जो वैल्यू था साइन चेंज हो जाएगा बस केवल। दूसरे वाले रिएक्शन को एट इट इज लिख दिया, एट इट इज रखा। तीसरे वाले रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करके रख दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करके रख दिया। अच्छा क्या फायदा हुआ सुनो, कार्बन कट गया, अच्छा 2s यहाँ कट गया, ध्यान से सुनना बेटा। अच्छा अब क्या सुनो, अब क्या बचा भाई, तो यहाँ पे बना कार्बन डाइसल्फाइड CH2 प्लस। अच्छा अब इधर बचा 3O2 गिव्स, और यहाँ क्या बचा इधर CO2, यस CO2, और क्या बचा 2 मोल SO2। इसका मतलब वही तो है, देखो 1 मोल कार्बन डाइसल्फाइड का कंप्लीट कंबशन हुआ। अब जितना हीट डेल्टा एच की वैल्यू जो आएगी वही हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड कहलाएगी। और ये देखो क्या किया, कुछ किया थोड़ी नहीं, इस वाले रिएक्शन को रिवर्स किया, इसको एट इट इज वैसे ही रखा, जैसे था वैसे ही रख दिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन तीनों रिएक्शन को मैंने लिखने के बाद जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद यही रिएक्शन तो आ रहा है। और इस अभिक्रिया में देखो 1 मोल कार्बन डाइसल्फाइड का कंप्लीट कंबशन हो रहा है, तो जितनी डेल्टा एच की वैल्यू अब आएगी, तो इसका मतलब इसको जोड़ने पर जितना यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू आएगी वही हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड कहलाएगी। बस हो जाएगा, देख लेना, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो कुछ नहीं, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो पहला सवाल तो आपका लग जाएगा, आंसर भी आ जाएगा, और आंसर इसमें दिया है, इसीलिए मैंने आंसर हर क्वेश्चन का दिया है कि आप लगाएं और तुरंत उसको आंसर चेक कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन आपको अच्छे से लगाना है भाई, जल्दी से लगाइए। हीट ऑफ कंबशन कार्बन हाइड्रोजन मीथेन का दिया है, ये देखो तीनों का हीट ऑफ कंबशन क्रमशः दे रखा है, और हमसे करा डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया है, कार्बन सॉलिड है, 2s2 गैस है, और ये रिएक्शन में मीथेन गैस बन रहा है। हमसे करा है कि देखो भाई कार्बन का, हाइड्रोजन का और मीथेन का हीट ऑफ कंबशन पर मोल दिया है, और इस अभिक्रिया का डेल्टा एच बताना। अभिक्रिया का हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। और अभी मैंने एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन आज बताया था कि किसी अभिक्रिया में जितने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं इन सभी का हीट ऑफ कंबशन दिया हो और इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा ये निकालना है। तो कहना कि हम फार्मूला लगाते थे कि डेल्टा एच या डेल्टा एच आर लिख दो, हीट ऑफ रिएक्शन जो आएगा सम ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ या सम ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट कर देना। अब सुनो बेटा, रिएक्टेंट साइड में कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन है। अच्छा कार्बन का हीट ऑफ कंबशन दिया है इतना, तो ये सीधा सीधा लिखो, ये 94 हो जाएगा, माइनस में है, -94 प्लस, अच्छा 2 मोल हाइड्रोजन, और 1 मोल हाइड्रोजन का हीट ऑफ कंबशन इतना है -68,
तो यहाँ पे लिखना 2 मोल है तो 2 इंटू माइनस 68 कर देना। तो ये ओवरऑल हीट ऑफ कंबस्शन रिएक्टेंट का आ गया, और माइनस हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट साइड में देखो कौन है भाई, मीथेन, और 1 मोल है। अब पर मोल मीथेन का हीट ऑफ कंबस्शन दिया है तो ये फार्मूले का माइनस, और यहाँ पे वैल्यू भी इसकी हीट ऑफ कंबस्शन की माइनस में, तो माइनस 213 कर देना। बस ये सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ से हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी, निकाल लेना, आंसर मैच कर जाएगा, और ये आंसर आएगा -17 किलो कैलोरी। आंसर भी आप चेक करते चलो फटाफट, जिससे आंसर कहीं गड़बड़ होगा तो हम बताते उसको सॉल्व कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही है, दिशा सचान का आंसर ये आया है, ये सही है। और आपने फार्मूला लगा दिया होगा कि सभी क्रिया में जितने, ये देखो इनका भी दिया था और इनका, इन सभी का हीट ऑफ कंबस्शन दिया था। तो कहना यार किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट का हीट ऑफ कंबस्शन दिया है और इस अभिक्रिया का डेल्टा एच निकालना है, तो फार्मूला तो यही लगेगा, लगा के बस न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व कर दो, आंसर मैच कर जाएगा, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। हाँ काफ़ी लोगों का फर्स्ट आ रहा है। ये सचिन का भी आ रहा है, वीरेंद्र हैं, प्रतीक हैं, अनुष्का साक्या हैं, और प्रद्युम्न हैं। ठीक ठीक, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, ए आ रहा है, यस, -17 किलो कैलोरी आंसर आ जाए। तो कुछ नहीं है, ये देखो सारा जितना भी बताया उन्हीं का एप्लीकेशन करवा दे रहा हूँ सवाल के माध्यम से। इधर देखो, हाँ ये सवाल एग्जाम का है, वो देख लो, जरा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन हम आपको लगा के पूरा दिखाएंगे, जरा देख लो। क्वेश्चन करा है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ हाइड्रोजन, ये है C6H10, मतलब ये समझ रहे हैं क्या है, साइक्लोहेक्सीन, और ये है साइक्लोहेक्सेन, और इनका हीट ऑफ कंबस्शन सभी का दिया है। इसका और करा है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। बताओ पहले तो देखो बेटा, ये है साइक्लोहेक्सीन, ध्यान से सुनना, ये है आपका साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन है, और इसका हाइड्रोजिनेशन करा दो, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराओ माने हाइड्रोजिनेशन, तो ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ये देखो ये साइक्लोहेक्सीन है, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे हाइड्रोजिनेशन कहलाता है, और ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन बना। अच्छा अब वो करा है कि यहाँ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बताना। अरे छोड़ो, आप हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन मत निकालो, पहले इस अभिक्रिया का डेल्टा एच निकालो, हीट ऑफ रिएक्शन निकालो क्या होगा, जबकि इस क्वेश्चन में साइक्लोहेक्सीन का, हाइड्रोजन का और साइक्लोहेक्सेन का, इन सभी का हीट ऑफ कंबस्शन दिया है। इसका देखो, हाइड्रोजन का हीट ऑफ कंबस्शन दिया है माइनस, इसका हीट ऑफ कंबस्शन दिया -241। अच्छा उसके बाद दिया है साइक्लोहेक्सीन का -3800, ये साइक्लोहेक्सीन है, इसका दिया -3800 दिया है, और इस साइक्लोहेक्सेन का उसके बाद हीट ऑफ कंबस्शन क्रम से दिया है, ये है -3920 दिया है। सभी का हीट ऑफ ये हीट ऑफ कंबस्शन की वैल्यू सबकी दी गई। अरे कहना यार किसी अभिक्रिया में जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं सभी का हीट ऑफ कंबस्शन दिया है, तो इस अभिक्रिया का डेल्टा HR निकाल लो, तो हीट ऑफ रिएक्शन होगा सम ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट कर लो। अच्छा रिएक्टेंट में 2 रिएक्टेंट है, साइक्लोहेक्सीन और हाइड्रोजन, ये दोनों 1-1 मोल है, तो इसका जरा बताओ पर मोल का हीट ऑफ कंबस्शन है कितना, -3800, और प्लस, और इसका वैल्यू है -241। ये टोटल है हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट साइड में कौन है, साइक्लोहेक्सेन है, और इसका आ जाए वैल्यू दिया है -3920 दिया है। तो ओवरऑल आप सॉल्व कर दो भाई, तो ये डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी। तो हीट ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, तो ये देखो पहले इसको जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपका -3, और यहाँ पर हो जाएगा, ठीक 3 नहीं, एक सेकंड हम लगा दे रहे हैं, इसको जोड़ दो जल्दी से भाई, तो हो जाएगा 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 0, और फिर यहाँ पर 4, ठीक, और ये हो जाएगा ये, और ये ओवरऑल माइनस में आएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3920 हो जाए। सॉल्व कर दो तो यहाँ से डेल्टा HR हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी, निकाल के देख लो। तो ये है 3920, और ये है 4041, ठीक है। अब निकाल लो भाई, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे समझ से, ये देख लो, 1 मिनट लगा दे रहा हूँ, 3800 था, और यहाँ पर -241 था, 1 हुआ, 4 हुआ, 0 हुआ, ठीक है, सही है।
सॉल्व करके देख लो भाई। तो इसका आंसर जो आ जाएगा ये आ जाएगा -121, ये आ जाए। इतना आएगा किस यूनिट में आएगा भाई? किलो जूल में आएगा। इतना किलो जूल, ये डेल्टा या 4 आया। हीट ऑफ रिएक्शन है। कहना यार ये तो नहीं पूछा था, वो तो करा था हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बताओ। अरे कहना हाइड्रोजिनेशन ही तो हो रहा है। तो हीट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू आएगी -121 किलो जूल जो आएगी, इसी हीट ऑफ रिएक्शन को हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजिनेशन हो रहा है साइक्लोहेक्सीन का। तो हीट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा यही है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी आ जाए। तो देख लेना, ये क्वेश्चन सॉल्व करके लगा लेना, लग जाएगा। हमें लग रहा है सभी लोगों का आंसर भी आ गया है। -121, यस। कुसुम का आंसर आया है, दीपक का आया है, प्रियांशी का, अंशुल वाजपेयी का भी आंसर आया, यस यही आ जाएगा। ठीक है बेटा, ओके, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। अब आइए जरा बस फटाफट देखते चलें। कई क्वेश्चन है, लगाना पड़ेगा। हर क्वेश्चन को लगाने से ही प्रैक्टिस हो जाएगी और पता चल जाएगा कि कैसा सवाल एग्जाम में आता है। ये देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन बेंजीन का दिया है, ग्रेफाइट माने कार्बन का दिया है, और हाइड्रोजन गैस का दिया है क्रम से, और करा है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन बताना। कुल मिला के सुनो, पहले सब रिएक्शन लिखना चाहो। दो तरीका है लगाने का। मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। पहले बताओ, बेंजीन का हीट ऑफ कंबशन दिया है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब हीट ऑफ कंबशन। अच्छा, बेंजीन का कंबशन पहले करा दो, तो C6H6, इसका जब कंबशन कराओगे तो रिएक्शन लिख दो, तो 6 मोल CO2 बनेगा, और यहाँ पर 3 मोल H2O बनेगा, और यहाँ पर 12, अच्छा ये हो जाएगा 7.5 मोल ऑक्सीजन का हो गया। रिएक्शन बैलेंस करके ये है कंबशन हो रहा है किसका? बेंजीन का। तो और इस बेंजीन का हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर दिया है ΔH। हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन दिया है बेटा -3270 किलो जूल दिया है। उसके बाद आओ कार्बन माने ग्रेफाइट का कंबशन करा दो, तो ये CO2 बनेगा। इसका हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू दी गई है, कार्बन का हीट ऑफ कंबशन दिया है -394 किलो जूल दिया है। हाइड्रोजन का हीट ऑफ कंबशन, तो हाइड्रोजन का क्या करो, H2 लिख के हाफ मोल O2 से रिएक्शन करा दो, H2O बन जाएगा। इसका भी हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू दी गई है, और वो है -286 किलो जूल दी गई। बताओ, ये सभी का दिया, मैंने रिएक्शन लिख लिया सभी का, क्योंकि कंबशन रिएक्शन लिखना मुझे मालूम है कि 1 मोल बेंजीन का, 1 मोल कार्बन का, 1 मोल हाइड्रोजन का कंबशन करा के रिएक्शन लिख दो। ये क्या है? हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, सब दिया था, ये लिख लिया। अब हमसे सुनो सवाल क्या पूछ रहा है। सवाल में करा था हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन बताइए, माने हमें बेंजीन बनाना है और 1 मोल बनाना है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन याद करो, फार्मेशन इक्वेशन किसी का लिखना मुझे मालूम था। तो बेंजीन का फार्मेशन इक्वेशन कैसे लिखेंगे? अरे 1 मोल बेंजीन बने और जिनसे बने नेचुरली स्टेबल हो, तो यहाँ कार्बन ग्रेफाइट ले लो और 6 मोल, और यहाँ पर 3 मोल H2 गैस ले लो, बस ये रिएक्शन करा दो, 1 मोल बेंजीन बन जाएगा। तो इस अभिक्रिया में देखो 1 मोल बेंजीन बना, साइड प्रोडक्ट नहीं बना, ये जिनसे बन रहा है ये दोनों नेचुरली स्टेबल हैं। तो यही अभिक्रिया का जो ΔH आएगा उसी को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कह देंगे। तो कुल मिला के हीट ऑफ फॉर्मेशन बेंजीन का निकालना, तो हमें यही अभिक्रिया आनी चाहिए किसी तरीके से। अब दिमाग लगा लो क्या करें कि यही अभिक्रिया मिल जाए हमें। तो पहले वाले रिएक्शन में देखो क्या करो, अच्छा बेंजीन हमें प्रोडक्ट साइड में चाहिए, यहाँ रिएक्टेंट साइड में है, तो इसको रिवर्स कर देना। तो ये रिएक्शन को देखो मैं रिवर्स कर दूँ तो ऐसे लिख दूंगा, रिवर्स करके इसको लिख रहा हूँ। तो 6 मोल CO2 प्लस 3 मोल H2O, अब ये बन जाएगा हमारा बेटा C6H6 प्लस 7.5 मोल O2। अच्छा, रिएक्शन को रिवर्स किया तो ΔH की वैल्यू जो होगी वो प्लस में आ जाएगी, +3270 हो गया। अच्छा, अब एक काम और करो, यहाँ CO2 का 1 मोल है रिएक्टेंट साइड में और इधर 6 मोल है। अच्छा, मेन रिएक्शन में देखो कहीं CO2 हमें रखना नहीं है, तो एक तरीके से इस अभिक्रिया में 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ लिख दो। यहाँ लिख दिया 6 कार्बन ग्रेफाइट वही, और प्लस 6 मोल O2, और उसके बाद यहाँ से हो गया 6 मोल CO2। अच्छा, 6 से अभिक्रिया मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी कर देना। ΔH की जो वैल्यू थी -394, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, यहाँ वाटर 1 मोल है। अच्छा, मेन अभिक्रिया में देखो वाटर है नहीं, यही अभिक्रिया तो हमें ले आना है किसी तरीके से।
और इसमें वाटर कहीं है ही नहीं। इसका मतलब कुछ ऐसा करो कि वाटर लेफ्ट राइट में कट जाए। इधर वाटर है 3 मोल, इधर 1 मोल है, तो इस अभिक्रिया में तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 6 से मल्टीप्लाई किया और इसको रिवर्स किया। यही काम करना, पहले वाले को रिवर्स करके लिख दिया, दूसरे वाले में 6 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो 6 का मल्टीप्लाई डेल्टा एच में भी करना, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 3H2 और प्लस 3 से यहाँ करो तो ये होगा 3/2O2 गिव्स 3H2O हो जाएगा। अच्छा जरा इन तीनों को जरा ऐड करो भाई। अच्छा जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ डेल्टा एच का जो वैल्यू है ये है -286 × 3 कर देना, बस जोड़ दो। तो जो लेफ्ट राइट में कॉमन है देखो कट जाएगा। देखो यहाँ 3 मोल वाटर कट गया, यहाँ 6 मोल CO2 यहाँ से कट गया। अब क्या बचा भाई, सुनो इधर कितना है भाई, यहाँ 1.5 और यहाँ पे 6, मतलब कितना है, यहाँ पे हो गया 7.5 मोल ऑक्सीजन है और इधर भी 7.5 इधर और ओवरऑल 7.5 कट जाएगा। बचा क्या, यही तो बचा 6 मोल कार्बन वही ग्रेफाइट प्लस 3 मोल H2 और ये गैस रिएक्शन करेगा, ये बन गया C6H6, यही तो आ गया। और यही अभिक्रिया का जो डेल्टा एच आएगा वही होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कहलाएगा। तो यही रिएक्शन आ जाएगा। क्या करा तो देखो इन तीनों में हमने परिवर्तन करा, पहले को रिवर्स किया, दूसरे में 6 से मल्टीप्लाई किया, तीसरे में 3 से मल्टीप्लाई किया, तीनों रिएक्शन बना करके तीनों को ऐड किया। तो ये देखो ये रिएक्शन आ गया, रिक्वायर्ड रिएक्शन आ गया। और ये इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी वही हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कहलाएगी बेटा। तो इसका आंसर निकाल के चेक कर लेना, आंसर मैच कर जाएगा और आंसर इसका बी आएगा, +48 आएगा। कुछ लोगों ने लगा भी लिया है, यस +48 आंसर है। यादव जी किसी का नाम है भाई, उनका आंसर आया है 48, ठीक है। सतीश यादव का आंसर आया बी माने वही, यस बी आंसर माने 48 आ रहा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अच्छा इस क्वेश्चन को आप ऐसे लगा लेना, सुनो सवाल में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 तो देख के ही लग जाएगा, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। हमने कहा कि यहाँ पर इथेन है और एसिटिलीन है, फिर वही सवाल अभी ऐसा करवाया था। इथेन माने समझ रहे हो, इथेन का मतलब हुआ C2H6 और एसिटिलीन का मतलब है C2H2। ध्यान से देखो बेटा, अब यहाँ पर दिमाग लगा दो। और दोनों का हीट ऑफ कंबस्शन दिया, इसका भी दिया है, ये इथेन का है C2H6 का हीट ऑफ कंबस्शन, एसिटिलीन का ये है, एसिटिलीन का हीट ऑफ कंबस्शन दिया और कह रहा है बेटर फ्यूल कौन होगा। तो दोनों का कैलोरीफिक वैल्यू निकाल लेना, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा आएगा उस वही बेटर फ्यूल होगा। और हमने कहा कैसे निकालेंगे भाई, तो सुनो इसका हीट ऑफ ये देख लो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ इथेन निकाल लो पहले। तो ये हो जाएगा कितना, -341.1 डिवाइडेड बाई 30 कर देना, मोलर मास से डिवाइड करना। अच्छा कैलोरीफिक वैल्यू एसिटिलीन का निकालना है, तो एसिटिलीन का हीट ऑफ कंबस्शन दिया -310 अपान इसका मोलर मास 28 से डिवाइड कर देना। तो दोनों का कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगा। हाँ माइनस में आएगा आंसर, लेकिन आंसर का मतलब ये दो जब सॉल्व करोगे तो यहाँ भी निगेटिव में कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ भी निगेटिव में आएगी। तो निगेटिव बड़ा छोटा देखना है, कैलोरीफिक वैल्यू किसका कम किसका ज़्यादा, तो वहाँ निगेटिव साइन को कंसीडर मत करना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। बस जो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आए करना वही, उसी का कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगा। जबकि एसिटिलीन का कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा आएगा, क्यों, देखो यहाँ डिनोमिनेटर ज़्यादा है, यहाँ डिनोमिनेटर कम है, और डिनोमिनेटर कम होता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ ज़्यादा निकल के आएगी। इसका मतलब यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगा और यहाँ कम आएगा। तो जहाँ कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है वही फ्यूल बेटर होगा। इसका मतलब इन दोनों में यदि तुलना करके तुम देख लेना तो एसिटिलीन का कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा मिलेगा, इट मीन्स एसिटिलीन बेटर फ्यूल हो जाएगा। तो ठीक है, ये आंसर हमारा लग जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ भाई। अब एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुन लो। एक क्वेश्चन में एक्चुअल में यहाँ लिखा नहीं सही, और मैं आपको लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा था। क्वेश्चन ये है बेटा कि मीथेन है और मीथेन का ऑक्सीडेशन जब कराया गया, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया गया, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर बन गया मीथेनॉल CH3OH। अच्छा सवाल का एक बात पॉइंट जरा पकड़ो, करा इस अभिक्रिया का जो इंथैल्पी है माने डेल्टा एच, इस अभिक्रिया का डेल्टा एच कराओ निगेटिव में है, इस अभिक्रिया का डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव में है। अच्छा और कराए हीट ऑफ कंबस्शन, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, मीथेनॉल का हीट ऑफ कंबस्शन की वैल्यू x है, आगे दिया है। और ये मीथेनॉल नहीं कराऊँ, गलत भूल गए, मीथेन का हीट ऑफ कंबस्शन x है और यहाँ मीथेनॉल का
हीट ऑफ कंबस्शन वाई है। अच्छा, वैसे भी एक बात आपको मालूम है, कंबस्शन किसी का निगेटिव में होता है, क्योंकि हीट ऑफ कंबस्शन हमने कहा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, वो निगेटिव में होगा। तो वहाँ तो एक्स वाई दिया, लेकिन मैंने दिमाग लगा लिया कि मीथेन का हीट ऑफ कंबस्शन -x होगा और मीथेनॉल का हीट ऑफ कंबस्शन -y होगा। ठीक, क्योंकि कंबस्शन दोनों का दिया है ना, ये देखो क्रम से मीथेन और मीथेनॉल का कंबस्शन x y दिया है, लेकिन ये -x कर देना, ये -y कर देना। अच्छा, पूरे अभिक्रिया का कराए कि डेल्टा H निगेटिव में आ रहा है। अच्छा सुनो बेटा, जब इसका और इसका हीट ऑफ कंबस्शन दिया है तो तुम क्या रिएक्शन का डेल्टा HR निकाल लोगे? तो हीट ऑफ रिएक्शन होगा सम ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट, फार्मूला तो यही लगेगा। अच्छा, तो यहाँ से डेल्टा H आएगा और डेल्टा H निगेटिव में आ रहा है, ये भी बोल रहा है। सुनो, तो हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट में मीथेन है, इसका तो लेंगे नहीं, इसका हीट ऑफ कंबस्शन 0 होगा, इसका लेना। मीथेन का हीट ऑफ कंबस्शन कितना? -x, और यहाँ माइनस रखना, और हीट ऑफ कंबस्शन प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट माने यही मीथेनॉल का, ये हो गया -y। अच्छा, क्वेश्चन में एक बात कर रहा है, यहाँ तो लिखोगे ए माइनस में और ए भी माइनस, और बीच में देखो फार्मूले का माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा -x और +y हो जाएगा। जबकि उस सवाल में एक बात बोल दिया है, हिंट दिया है कि इस अभिक्रिया का, इस जो अभिक्रिया का जो इंथैल्पी और निगेटिव में आ रहा है, तो बताओ ये वैल्यू डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव में कब आएगी? निगेटिव में तो तभी आएगी कि x जो है वो ज़्यादा हो y से, तभी तो यहाँ वैल्यू निगेटिव में आएगी। इसका मतलब x ग्रेटर देन y होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन शुड बी ग्रेटर देन हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेनॉल होगा, तभी यह वैल्यू निगेटिव में आएगी। इसका मतलब इसका आंसर पहला हो जाएगा। किसी ने आंसर दिया होगा, देख लेते हैं। हाँ, आंसर ए दिया। हाँ, दीपक यादव का बी आया है, बी नहीं सही होगा। हाँ, बी नहीं सही होगा, इसलिए सौम्या सैनी का आंसर ये है। ठीक है, प्रतीक, दीपक आंसर अपना सही करिए, बी नहीं ये होगा बेटा। ठीक है, अभिषेक यादव, यस, सभी का आंसर ये है। ए क्यों आ रहा है फिर से बता दे रहा हूँ। अरे भाई, मीथेन का हीट ऑफ कंबस्शन x दिया था, इसका हीट ऑफ कंबस्शन y दिया था, और मैंने भी बताया कंबस्शन रिएक्शन किसी का कंबस्शन की जो वैल्यू होती है वो निगेटिव में होती है। तो दिया तो नहीं, लेकिन अपने दिमाग भी यूज करना है कि इसका हीट ऑफ कंबस्शन x है माने -x होगा, इसका हीट ऑफ कंबस्शन y है माने -y होगा, क्योंकि कंबस्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है। तो इन दोनों का कंबस्शन, इसका -x, इसका -y, इस अभिक्रिया का डेल्टा H करा निगेटिव में आ रहा है, और डेल्टा H निकालेंगे कैसे? तो हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट करना। रिएक्टेंट में मीथेन है, ऑक्सीजन का हीट ऑफ कंबस्शन तो 0 होगा, वो मत लेना, और इसका हीट ऑफ कंबस्शन -x है, माइनस इसका हीट ऑफ कंबस्शन -y है, रख देना। यहाँ पे आएगा -x + y, और हमारा शर्त सवाल में है कि डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव में आना चाहिए। निगेटिव में आ रहा है, तो निगेटिव में तो तभी वैल्यू आएगी जब निगेटिव वाला फैक्टर ज़्यादा हो। इसका मतलब x ज़्यादा हो y से, इट मीन्स हीट ऑफ कंबस्शन मीथेन का यदि ये मीथेनॉल से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर इस रिएक्शन का डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव में आ जाएगी। तो देख लेना, अच्छा सवाल था, इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना था, वो लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिए, लगा लीजिएगा अपने से, बाकी कुछ जहाँ पे दिक्कत करेगा वो हम लगा देंगे। करेक्ट थर्मोडायनेमिक थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अरे भाई, थर्मोकेमिकल रिएक्शन पहले ही दिन बताया था, ऐसा अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज दिया हो, रिएक्शन में कितना अमाउंट ऑफ हीट इवाल्व या इन्वॉल्व हो रही हो दी हो, तो ऐसे अभिक्रिया को हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो वही छांटना है। देखो, अच्छा यहाँ देखो, फेज वगैरह दिया ही नहीं है, हीट कितनी निकल रिएक्शन में इवाल्व या इन्वॉल्व हो दिया है, लेकिन यहाँ पर फेज नहीं दिया, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर फेज दिया है, लेकिन हाँ एक बात जरा सा देख लो, यहाँ पर करा है कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन गैस, और ये रिएक्शन हमारा लिख दिया CO2 गैस बना, और रिएक्शन में हीट कहना यहाँ तो प्लस में दिया है, जबकि कंबस्शन यहाँ पे हो रहा है कार्बन का। कंबस्शन रिएक्शन ऑलवेज क्या होता है? एक्सोथर्मिक, और यहाँ प्लस में दिया, तो कहना ये भी गलत हो गया। इधर आओ, इस वाले में देखो, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव, माने यहाँ हीट इवाल्व हो रही है, डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव में है ना, तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये हमारा सही हो गया। पहला वाला क्यों नहीं सही? यहाँ फेज नहीं दिया है, हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू तो दी गई लेकिन फेज ही नहीं दिया है। और थर्मोकेमिकल रिएक्शन हम इक्वेशन तब बोलते हैं रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट हैं उनका फेज दिया हो,
और रिएक्शन में कितना अमाउंट ऑफ हीट इवाल्व या इन्वॉल्व हो रही वो भी दिया हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसको ना बोलने के पीछे कारण क्या था? पहली बात तो ये कंबशन रिएक्शन है, निगेटिव में होगा, ये तो डेल्टा एच पॉजिटिव दिया, ये भी गलत हो गया। फेज भी नहीं दिया है यहाँ पे, मान लो डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव, अच्छा फेज तो दिया है लेकिन डेल्टा एच पॉजिटिव और कंबशन रिएक्शन में डेल्टा एच निगेटिव होता है, तो ये भी गलत हो गया। ये भी यहाँ देखो डेल्टा एच की वैल्यू सही दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फेज नहीं दिया, और यहाँ पर फेज भी दिया, डेल्टा एच भी दिया है, सब सही है। इसका मतलब ये वाला रिएक्शन हमारा थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, ये आप सेलेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 आप लगा लेंगे, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 लगा के चेक कर लेना, अभी मैं वो भेज दूंगा जब आपको, कल सैटरडे है, मैं इसको मंडे को फाइनली आपको भेज दूंगा करेक्शन के साथ बिल्कुल सब कुछ। तो मंडे को आप इसको पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ग्रुप में सब लोग जा करके पीडीएफ अपना चाहे फोटो कॉपी निकलवा लो, चाहो तो अपने मोबाइल से ही कैसे भी करके पूरा चैप्टर आप देख लेना, जिसमें हम आपको कल तक फिनिश भी कर देंगे चैप्टर को। चलिए भाई, उसके बाद आइए जरा सा यहाँ पे क्वेश्चन कराया कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा सवाल, जैसा कि आप आंसर इसको तुरंत बता ले गए होंगे। जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, 9 का आंसर कौन से ग्रुप, अरे भाई न्यू स्पीड के ग्रुप में डालूंगा, न्यू स्पीड के ग्रुप में, ग्रुप का मतलब ऐप में, न्यू स्पीड का जो ऐप है ना उसमें आप जाके देखना, उसमें आपको ये मिल जाएगा। लेकिन आज मत ढूंढना, इसको मंडे को सर्च करना, मंडे को आपको बिल्कुल करेक्ट बुकलेट मिल जाएगी वहाँ पर पीडीएफ। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखो, सवाल 9 को जरा सा दिमाग लगाओ भाई, जल्दी से देखिए सब लोग। 9 नंबर सवाल कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ऑफ द कंबशन ऑफ कार्बन इज दिस, करा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 बताओ। अरे भाई इसमें कौन सी बात है, कार्बन का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और यहाँ पर ये सॉलिड है, ये गैस है और ये भी गैस है। अच्छा यहाँ पे देखो दो बात सुनो, इसमें करा है कि हीट ऑफ कंबशन कार्बन का दिया है, हीट ऑफ कंबशन कार्बन का डेल्टा एच सी मतलब हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन दिया है कितना, -94.4 किलो कैलोरी दिया है। यस, इस अभिक्रिया में ध्यान से देखो, मैं फिर सही लिख दूं पहले यहाँ पर, -94.4 किलो कैलोरी दिया। अच्छा एक बात सुनो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन होगा कहना यही हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 की वैल्यू भी वही होगी। क्यों? क्योंकि देखो 1 मोल CO2 बन रहा, कोई साइड प्रोडक्ट है नहीं, जिनसे बन रहा वो नेचुरली स्टेबल हैं, तो इसका मतलब जो हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन है वही हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी होगा। इसका मतलब हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन की जो वैल्यू थी, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 की वैल्यू भी यही होगी। ये आपको दिमाग लगा लेना है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। तो 9 नंबर सवाल तो इजी है, लग जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आ जाओ जरा सा देखो, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जरा सा 10 नंबर में आइए भाई, 10 नंबर सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सवाल क्या करा है, इन द कंबशन ऑफ 0.4 ग्राम मीथेन, 0.4 ग्राम मीथेन का जब कंबशन हुआ तो 0.25 किलो कैलोरी हीट लिबरेट हुई, निकली। और सवाल में करा हीट ऑफ कंबशन मीथेन का बताओ। अरे भाई तुरंत बात पकड़ में आ गई, मीथेन का हीट ऑफ कंबशन निकालना माने पर मोल मीथेन का कंबशन कराओ, 1 मोल मीथेन का कंबशन कराने पर जितनी हीट निकलेगी, और 1 मोल मीथेन का मास यदि निकाला जाए तो कहना 1 मोल मीथेन का मास तो 16 ग्राम होता है। इसका मतलब हमें 16 ग्राम मीथेन का कंबशन कराने पर जितनी हीट निकलेगी वो हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन कहलाएगी। तो सुनो बेटा, ये है आपका मीथेन, इसका ऑक्सीडेशन करा दो तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनेगा, रिएक्शन लिख लो, बैलेंस कर दो। हाँ 1 मोल मीथेन का कम, जबकि सवाल में दिया 0.4 ग्राम, और 1 मोल मीथेन का मतलब हो गया 16 ग्राम। तो 16 ग्राम मीथेन के कंबशन कराने पर जितनी हीट निकलेगी वो हमारा हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन कहलाएगी। अब सुनो, और सवाल में दिया 0.4 ग्राम मीथेन का कंबशन हुआ तो हीट इतनी निकल रही थी, यहाँ लिख देना 0.4 ग्राम मीथेन का जब कंबशन कराया गया तो हीट निकली थी कितनी, 0.25 किलो कैलोरी हीट निकली। तो इतने ग्राम के कंबशन से इतनी हीट निकल रही, यूनिटरी मेथड लगा दो, 1 ग्राम मीथेन के कंबशन से, एक कंबशन कराया जा रहा है, तो 1 ग्राम मीथेन का यदि कंबशन कराया जाए तो हीट निकलेगी 0.25 बाई 0.4, इतना किलो कैलोरी निकलेगी। बट हमें हीट ऑफ कंबशन पूछा है मीथेन का, तो पर मोल मीथेन, पर मोल का मतलब 16 ग्राम, तो 16 ग्राम मीथेन का यदि कंबशन कराया जाए
तो कितनी हीट निकलेगी, 0.25 बाई का 0.4 इंटू का 16 कर देना, सॉल्व कर दो, यहाँ से आंसर आ जाए। क्या आंसर आएगा जरा सा जल्दी से सॉल्व करके देख लो। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से कैंसिल कर लो भाई, तो ये आ जाएगा हमारे समझ से ये 4 गुना कर दोगे, हाँ ठीक है, तो ये 10 आ जाएगा, 10 किलो कैलोरी में। और आंसर माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा भाई, क्योंकि हीट इवाल्व होगी, निकलेगी। कंबस्शन रिएक्शन हमेशा एक्जोथर्मिक होता, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर -10 किलो कैलोरी ये मीथेन का हीट ऑफ कंबस्शन जो आएगा, -10 किलो कैलोरी आंसर है। फिर से समझ लो, 0.4 ग्राम मीथेन का कंबस्शन कराने में इतनी हीट निकल रही थी भाई, निकल रही थी बोल रहा हूँ ना, निकल रही थी माने वही एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, तो उसका जो हीट ऑफ कंबस्शन की वैल्यू निगेटिव में होगा ना। तो 16 ग्राम मीथेन का कंबस्शन कराने पे हीट कितनी निकलेगी, ये निकाल के देख लेना, आंसर आ जाएगा। अरे भाई सॉल्व करके चेक कर लेना, ठीक। तो ये हो जाएगा, 10 नंबर सवाल भी लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जरा सा देख लो यहीं पे जल्दी से, और फिर उसके बाद हम नए आर्टिकल पे चलेंगे अब धीरे से। और नया आर्टिकल मेरा क्या होगा, तो होगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। आइए क्वेश्चन नंबर पहले 11 पर आ जाओ, पहले 11 पर विचार करो भाई। 11 नंबर सवाल देखो, करा है कि यहाँ पर ग्लूकोज है, बहुत अच्छा सवाल। ग्लूकोज है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, CO2 और वाटर बना, इसका डेल्टा एच की वैल्यू दी गई। करा वेट ऑफ CO2 प्रोड्यूस व्हेन 170 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड इन द कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज। करा है कि बताओ कि यदि 170 किलो कैलोरी हीट यदि निकले तो कितना मास CO2 का बनेगा। जबकि अभिक्रिया को ध्यान से देखो, तो अभिक्रिया से सब दिख रहा है आपको। अभिक्रिया को ध्यान से देखो, ये अभिक्रिया लिखा, इसमें एक बात आपको दिख रहा है कि बताओ 1 मोल मीथेन एक मोल ग्लूकोज का जब कंबस्शन हुआ कंप्लीटली, तो 6 मोल CO2 बन रहा है, 6 मोल वाटर बन रहा है, इतनी हीट निकल रही है। तो सुनो बेटा, दिमाग लगा दो, यूनिटरी मेथड लगा के चेक करो। इतनी हीट निकल रही है जब, तो उस समय 6 मोल CO2 बन रहा है, 6 मोल CO2 बन रहा है। और 6 मोल CO2 का मास निकालो, तो 1 मोल CO2 का मास 44 ग्राम, 6 मोल का 44 इंटू 6 कर दो तो इतना ग्राम आएगा। इसका 6 मोल CO2 का मास 8 होगा, 44 इंटू 6 ग्राम कर देना। अच्छा, कुल मिलाकर के आप ये रिएक्शन को देख के यहाँ से आइडिया लग गया कि इतना किलो कैलोरी हीट निकल रही है, तो इतना ग्राम CO2, 6 मोल CO2 मतलब इतना ग्राम CO2 बन रहा है। आइए जरा सा लगा लेते हैं अब सवाल। अब क्वेश्चन में करा भाई 680, इतना किलो कैलोरी हीट जब निकल रही थी, तो उस समय 44 इंटू 6 इतना ग्राम CO2 फॉर्म हो रहा था। फॉर्म मतलब बन रहा था। ये अभिक्रिया है, हमारी सहायता कर रहा है। कितना किलो कैलोरी हीट निकल रही थी, तो 6 मोल CO2 मतलब इतना ग्राम CO2 बन रहा था। तो 1 किलो कैलोरी जब हीट रिलीज होगी ग्लूकोज के कंबस्शन से, जब 1 किलो कैलोरी हीट जब रिलीज होगी, तो कितना मास CO2 का निकलेगा, 44 इंटू 6 बाई 680, इतना ग्राम CO2 बनेगा। और सवाल में हमसे करा है कि यदि 170 किलो कैलोरी हीट केवल ग्लूकोज के कंबस्शन से 170 किलो कैलोरी जब हीट रिलीज होगी, तो कितना मास CO2 का बनेगा। तो 1 किलो कैलोरी हीट रिलीज होगी, तो इतना मास CO2 का बनेगा। तो 170, इतना किलो कैलोरी हीट यदि ग्लूकोज के कंबस्शन से निकले, तो कितना मास CO2 का बनेगा। तो यहाँ से निकाल लो भाई, तो आ जाएगा 44 इंटू 6 अपान 680, और इंटू ये आ जाएगा 170। ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से काट दो तो ये 4 टाइम में कैंसिल होगा। 4 से इसको काट दो, 11 आएगा, 11 इंटू 6 माने 66 ग्राम CO2 विल बी प्रोड्यूस। इसका मतलब सवाल ये आ गया कि यदि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराया जाए और करा 170 किलो कैलोरी हीट जब केवल रिलीज होगी, तो उस समय आपके पास 66 ग्राम CO2 बन के मिलेगा। तो ये यूनिटरी मेथड था, सवाल लग जाएगा। तो 10 और 11 ये दोनों क्वेश्चन आसानी से आप लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, ये तो आप आसानी से देख लो भाई, तुरंत लगा समझ जाएंगे, कुछ नहीं करना। इसमें रिएक्शन देख के पता करना है कि कौन इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, देख लेना। अरे यार, 1 मोल फ्यूल का कंबस्शन हो और
जितनी हीट निकलेगी वही हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट कहलाएगी। बस इतना करना है। क्वेश्चन एनसीईआरटी का हमें 2 कराने थे, ये दोनों सवाल जल्दी से देख लो और आप लगा लेना। ये तो एग्जाम में भी आया था, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का सवाल है, डायरेक्ट एग्जाम में आया था, वो देखो। क्वेश्चन क्या है भाई, सुनो। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 2 सवाल एनसीईआरटी का बस बता दे रहा हूँ, एक बार आप लगा लेना। अब हम फिर नए आर्टिकल पे चलते हैं। सवाल नंबर 13 कह रहा है कि हीट ऑफ कंबस्शन कार्बन टू CO2। सुनो, कार्बन का जब ऑक्सीडेशन हुआ तभी तो CO2 बनेगा। अच्छा भाई, और कह रहा है कि जब इसका हीट ऑफ कंबस्शन, कार्बन का हीट ऑफ कंबस्शन दिया है, इसका मतलब हीट ऑफ कंबस्शन कार्बन का दिया है कितना, ये दिया है -393.5 किलो जूल पर मोल दिया है। इसका मतलब 1 मोल कार्बन का कंबस्शन कराने पर ही इतनी हीट निकल रही, ये है हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन। अरे कहना यार, जो हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन है यही है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, भी यही होगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी यही होगा, -393.5 किलो जूल होगा। अरे होगा बिल्कुल, देखना यहाँ पे कार्बन एक्चुअल में सॉलिड है और यहाँ ऑक्सीजन गैस है, CO2 गैस है, 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, साइड प्रोडक्ट नहीं है, जिनसे बन रहा है नेचुरली स्टेबल हैं। तो इस अभिक्रिया का जो हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन जो आया था वही हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 होगा। अच्छा, यहाँ पर 1 मोल CO2 बन रहा है, दिमाग लगाओ, 1 मोल CO2 का मास होगा 44 ग्राम। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि 44 ग्राम CO2 जब बन रहा था तो हीट इतनी निकल रही थी। 44 ग्राम CO2 जब बन रहा था रिएक्शन में तो हीट इतनी निकल रही थी। तो बताओ 1 ग्राम CO2 यदि हमें बनाना है, रिएक्शन कार्बन का ऑक्सीडेशन करा के केवल 1 ग्राम CO2 बनाना है तो हीट कितनी निकलेगी। कहना 44 ग्राम CO2 जब बन रहा था तो इतनी हीट निकलेगी, और 1 ग्राम CO2 यदि बनेगा तो ये हो जाएगा -393.5/44, इतना किलो जूल हीट निकलेगी। और सवाल में क्या पूछ रहा है, सुनो, करा हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम CO2 यदि जब रिलीज होगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन करा करके जब इतना ग्राम CO2 जब रिलीज होगा तो कितनी हीट जो है रिलीज होगी। तो कहना 44 ग्राम CO2 बन रहा था तो हीट इतनी निकल गई, तो 1 ग्राम CO2 बनेगा तो इतनी हीट निकलेगी, और तो निकाल लो कि 35.2 ग्राम CO2 रिलीज होगा तो हीट कितनी निकलेगी, तो -393.5/44 और इंटू हो जाएगा आपका 35.2, कुल मिला के इतना किलो जूल हीट रिलीज हो जाए। सॉल्व करके देख लेना, आंसर आ जाएगा लगभग 315 पॉइंट समथिंग, 314 पॉइंट समथिंग आएगा, लगभग ये मान लेना 315 के लगभग। हाँ, माइनस क्यों लगाएंगे भाई, माइनस इसलिए लगाएंगे कि हीट तो रिलीज होगी ना, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो हीट तो रिलीज होगी। तो यहाँ पर देख लेना, ये आंसर आ जाएगा, मैच कर जाएगा। रिएक्शन लिख लेना, बैलेंस कर लेना। हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन जो है वही हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 है। फिर से बता दे रहा हूँ, 1 मोल CO2 मतलब 44 ग्राम CO2 जब बन रहा था तो इतनी हीट निकल रही थी, 1 ग्राम CO2 बनेगा तो हीट इतनी निकलेगी, और इतना ग्राम CO2 का यदि बनाया जाए तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी। सॉल्व कर लेना, न्यूमेरिकली आंसर आ जाएगा इसका आंसर। एक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। AC चला दो बेटा, फैन बंद करो। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14 जरा से देखो, बहुत अच्छा सवाल है, आप लगा लेना। क्वेश्चन में करा इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाई हाइड्रोजन। मीथेन है, ग्रेफाइट है, डाई हाइड्रोजन है, इन तीनों का हीट ऑफ कंबस्शन दिया हुआ है, और हमसे करा है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन बताओ। तरीका 2 है, एक तरीका देखो ए है कि पहले मीथेन और ग्रेफाइट और डाई हाइड्रोजन का कंबस्शन करा दो। दोनों तरीका बता दे रहा हूँ, आप दिमाग लगा लेना। चलो 2 तरीका क्या है सुनो। पहला तो मीथेन का कंबस्शन कराओ भाई। चलिए चलिए एक एक बात जल्दी से यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, शुरू से सवाल को देखो। हमारा ये था कि पहले मीथेन का कंबस्शन कराओ, तो मीथेन का जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, रिएक्शन को बैलेंस कर देना। यहाँ 2 मोल CO2 होगा, 2 मोल वाटर, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अच्छा, हीट ऑफ कंबस्शन मीथेन का दिया, ये दिया है, ये यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू दिया है -890.3 दिया, पहला बात। अच्छा, उसके बाद ये मीथेन का हो गया। अब ग्रेफाइट माने वही कार्बन, ग्रेफाइट का जब ऑक्सीडेशन कराओगे कंबस्शन तो CO2 बनेगा। इसका जो हीट ऑफ कंबस्शन है ग्रेफाइट का,
ये वैल्यू दिया है कितना, -393.5 किलो जूल दिया है, ठीक है। अच्छा सुन, और आगे बढ़ो भाई, करा डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन माने H2 का, यहाँ पे देखो H2 का हाफ मोल O2 से जब रिएक्शन कराओगे तो वाटर बनेगा, और यहाँ पर हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन ये दिया है, और इसकी वैल्यू हमें दी गई है बेटा कितनी, -285.8 किलो जूल दी गई। एनसीईआरटी का सवाल है, देख ले। तो ये क्या है भाई, ये है हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन, ये है हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्रेफाइट, ये है हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन H2। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि हीट ऑफ या इंथैल्पी ऑफ फार्मेशन ऑफ मीथेन। इसका मतलब मीथेन का फार्मेशन, हीट ऑफ फार्मेशन पूछा है। इसका मतलब 1 मोल मीथेन बनाओ, कोई प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट ना बने, और मीथेन जिनसे बने वो नेचुरली स्टेबल होने चाहिए। एक तो ये तरीका है। देखो सुनो अभी बता, तो कहना यार 1 मोल ये वाला देखो, मीथेन का फार्मेशन इक्वेशन बनाना है तो लिख दो 1 मोल मीथेन बने तो किससे बनेगा, ग्रेफाइट से बनेगा, और 2 मोल H2 कर दो, ये हमारा फार्मेशन इक्वेशन मीथेन का आ गया। तो इन तीनों रिएक्शन की सहायता से कुछ ऐसा करो कि यही रिएक्शन आ जाए। ये रिएक्शन कब आएगा, मीथेन का 1 मोल हो प्रोडक्ट साइड में, यहाँ मीथेन का 1 मोल है रिएक्टेंट साइड में, तो इस रिएक्शन को रिवर्स कर देना। तो पहले वाले को रिवर्स कर देना। अब टाइम कम है इसलिए थोड़ा सा जल्दी से इसे बता दे रहा हूँ, देख लेना कि इसमें रिवर्स करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, CO2 + 2H2O, और ये रिएक्शन के बाद बन जाएगा मीथेन और +2O2। और जब रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो डेल्टा H की वैल्यू भी बदल जाएगी, होगा +890.3 हो जाए। अच्छा दूसरे वाले में, अच्छा रिएक्शन हमें यही ले आना है, तो प्रोडक्ट साइड में 1 मोल मीथेन चाहिए, तो मीथेन 1 मोल आ गया इधर, हाँ। और रिएक्टेंट साइड में केवल ग्रेफाइट और हाइड्रोजन होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अच्छा इस रिएक्शन में ग्रेफाइट हमें किधर चाहिए, रिएक्टेंट साइड में, तो रिएक्टेंट साइड में और 1 मोल चाहिए, 1 मोल है इसका, तो इस रिएक्शन को डायरेक्ट लिख दो। ये देखो ग्रेफाइट है और इसका ऑक्सीडेशन हुआ, CO2 बनेगा, इसका डेल्टा H की वैल्यू जो है वही लिख दो, -393.5। हाँ हाइड्रोजन की बात, चलो भाई हाइड्रोजन किधर चाहिए, रिएक्टेंट साइड में चाहिए, 2 मोल चाहिए, यहाँ 1 मोल है, तो पहले इस अभिक्रिया में 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2H2 प्लस यहाँ O2 हो जाएगा, 2H2O होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके डेल्टा H की जो वैल्यू है -285.8, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना। इतना करने के बाद देखो मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया ज़्यादा, बस एक काम किया, पहले वाले इस रिएक्शन को देखते रहना। मीथेन का हीट ऑफ फार्मेशन चाहिए, तो इस अभिक्रिया का जो डेल्टा H आएगा वही तो हीट ऑफ फार्मेशन ऑफ मीथेन होगा। तो 1 मोल प्रोडक्ट बनाना है, देखना मीथेन हमें 1 मोल चाहिए राइट साइड में, ठीक, तो इसको इसलिए रिवर्स किया, ठीक, पहले वाले रिएक्शन को रिवर्स किया, दूसरे को एटीटी लिखा, तीसरे में 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इन तीनों को जोड़ोगे तो देखो यही रिएक्शन आपको मिल जाएगा, जोड़ के देख लो। यहाँ देखो क्या होगा, तो कहना CO2 1 मोल दोनों तरफ है, कट जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का ध्यान से देखो, ऑक्सीजन का यहाँ 1 मोल, यहाँ 1 मोल, यहाँ टोटल 2 मोल है, 2 मोल यहाँ भी ऑक्सीजन कट गया बस। उसके बाद वाटर का इधर 2 मोल है, इधर 2 मोल कट जाएगा, तो देखो वही तो बचा ग्रेफाइट, ये देखो ग्रेफाइट हो गया, यहाँ पर 2H2 हो गया, और यहाँ पे बन गया क्या, मीथेन। यही रिएक्शन आ गया। कब आया, जब इसको जोड़ा तभी ये रिएक्शन रिक्वायर्ड आया। इसका मतलब इसके डेल्टा H, इसके डेल्टा H, इसके डेल्टा H को जोड़ दो। अब जो डेल्टा H की वैल्यू आएगी वही होगी हीट ऑफ फार्मेशन ऑफ मीथेन होगी। एक तो ये तरीका था जो आप रिएक्शन वगैरह से की सहायता से लगा सकते हैं। हाँ एक तरीका और है, वो देखो, एक तरीका और क्या हो सकता है, देख लो, दोनों तरीका बताइए। तो एनसीईआरटी का एक सवाल तो हमने जो तरीका बताया इससे लगा सकते हो, आंसर मैच कर जाएगा, निकल जाएगा, आंसर भी आएगा। हाँ दूसरा एक तरीका करा है कि ये मीथेन का, ग्रेफाइट का और डाई हाइड्रोजन का, इन सभी का हीट ऑफ कंबस्शन दिया है, और हमसे करा है कि हमें हीट ऑफ फार्मेशन ऑफ मीथेन बताओ। तो कहना यार पहले सीधा सीधा मीथेन का फार्मेशन इक्वेशन लिखो, सीधा सीधा मीथेन का फार्मेशन इक्वेशन लिखो। और फार्मेशन इक्वेशन लिखना मैंने बताया था, मीथेन का फार्मेशन इक्वेशन का मतलब 1 मोल मीथेन बनाओ, कोई साइड प्रोडक्ट ना बने। अच्छा यह मीथेन जिनसे बने वो नेचुरली स्टेबल होने चाहिए, माने यहाँ पर हम क्या लिखें फिर, ग्रेफाइट, कार्बन वही ग्रेफाइट, और इसका हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दो, H2 2 मोल H2 गैस से रिएक्शन करा दो, ये रिएक्शन आ जाए। अच्छा इस अभिक्रिया का तुम डेल्टा H निकालो। अच्छा इसमें देखो ये ग्रेफाइट का भी हीट ऑफ कंबस्शन दिया है, ग्रेफाइट का हीट ऑफ कंबस्शन दिया है, इसका हीट ऑफ कंबस्शन दिया है -393.5 दिया है।
और डाई हाइड्रोजन का हीट ऑफ कंबस्शन देखो दिया है, ये दिया है -285.8 दिया है। अच्छा, मीथेन का हीट ऑफ कंबस्शन दिया है, मीथेन का हीट ऑफ कंबस्शन है -890.3 दिया है। हमने जो पहले लगाया तो बड़ा था, वो काफ़ी लेंदी था, रिएक्शन को मैं रिवर्स किया, ये किया। अब यहाँ पे बहुत आसान तरीका है, करा हीट ऑफ फार्मेशन ऑफ मीथेन बनाओ, तो पहले मीथेन का फार्मेशन इक्वेशन लिख लिया, 1 मोल मीथेन बनाओ, साइड प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, मीथेन जिससे बना हो स्टेबल होने चाहिए, तो इस अभिक्रिया का जो हीट ऑफ रिएक्शन आएगा, इस अभिक्रिया का जो डेल्टा HR आएगा वही हीट ऑफ फार्मेशन ऑफ मीथेन कहलाएगा। तो चलो ये तो पहले बाद में सोचना, पहले तो इस अभिक्रिया का तुम डेल्टा HR निकाल लो, हीट ऑफ रिएक्शन निकालो। और सुनो बेटा, अभी मैंने अभी जस्ट बताया था कि किसी रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट हैं और जितने प्रोडक्ट हैं इन सभी का हीट ऑफ कंबस्शन दिया हो, तो इस अभिक्रिया का डेल्टा H कैसे निकालेंगे, सम ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट कर देना। और रिएक्टेंट में कौन है, ग्रेफाइट और हाइड्रोजन, 1 मोल ग्रेफाइट और 2 मोल हाइड्रोजन, और पर मोल का हीट ऑफ कंबस्शन दिया है, तो 1 मोल ग्रेफाइट का हीट ऑफ कंबस्शन यही है -393.5 प्लस 2 मोल हाइड्रोजन, और पर मोल हाइड्रोजन का हीट ऑफ कंबस्शन इतना है तो 2 मोल का इतना इंटू 2 करो, तो ये हो जाएगा -285.8 इंटू 2 कर देना, तो 2 मोल का हीट ऑफ कंबस्शन हो गया। ये ओवरऑल क्या है, कहना ये हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट साइड में मीथेन है उसका हीट ऑफ कंबस्शन दिया है, ये है -890.3। बस सॉल्व कर देना, यहाँ से डेल्टा H की वैल्यू आएगी, कहना ये तो इस अभिक्रिया का डेल्टा HR आएगा, और कहना जो हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू जो आएगी, इसका जो हीट ऑफ रिएक्शन जो आएगा, कहना उसी को हम हीट ऑफ फार्मेशन ऑफ मीथेन बोल सकते हैं। इसका मतलब हीट ऑफ रिएक्शन जो आएगा वही हीट ऑफ फार्मेशन ऑफ मीथेन कहलाएगा। बस हो जाएगा, कुछ करना थोड़ी। आप कहोगे यार फार्मेशन में तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, वहां मत दिमाग लगाना। इन सभी इस रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं सभी का हीट ऑफ कंबस्शन दिया है, और हमें इस अभिक्रिया का डेल्टा H निकालना है, तो हम ये तरीका लगाएंगे, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट कर देना, तो इस अभिक्रिया का डेल्टा H आएगा, और अभिक्रिया का जो डेल्टा H आएगा वह वैल्यू जो आएगी वो कहला रही है हीट ऑफ फार्मेशन ऑफ मीथेन के बराबर हो जाएगी। लगा देना, 2 तरीका बताया, दोनों से आंसर आपका मैच कर जाएगा, तरीका सीख लेना बस, बाकी तो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो 2 सवाल केवल बचे रह गए हैं, ये दोनों सवाल हम लास्ट टर्न पे करवा देंगे, बस यही 2 सवाल अच्छे सवाल हैं, और उसको आप लगा लेना। या चलो अभी तो नहीं लगा पाओगे, अभी तो PDF ही नहीं आपके पास, तो लगाओगे कैसे। बस उसके बाद ये दोनों सवाल यदि करवा दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। फिर हमारा जो नया आर्टिकल आ जाएगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बस हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और बॉन्ड एनर्जी 2 पार्ट हैं, यदि दोनों फिनिश कर देंगे तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। फिर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ कंडेंसेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ सोल्यूशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, छोटे छोटे टर्म हैं, एक एक बस केवल डेफिनेशन बताना है और उनमें एक एक छोटा छोटा सवाल करवा देना, तब जा करके ये चैप्टर हमारा फिनिश होगा। तो हमें लग रहा है कल भी हमारी क्लास होगी, तो कल भी क्लास ले करके जहाँ तक है उम्मीद है कि कल होगी, देखते हैं सर से बात करके, यदि हमारी होगी तो हम इसको कल हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पे चर्चा करेंगे और बॉन्ड एनर्जी पे चर्चा करेंगे। तो एक बार पढ़ के आइएगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से सवाल और बॉन्ड एनर्जी से सवाल कल करवाऊँगा, तरीका टेक्निक पहले जो है वो बता के और इनसे क्वेश्चन लगवा दूँगा। तो ठीक है बेटा, बाकी लोग जो हैं क्वेश्चन लगाते रहिए। हाँ ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। तो कल मिलते हैं, और ये 2 सवाल आपको कल ही लगवा दूंगा, 2 अच्छे सवाल हैं, लेकिन ये दोनों बढ़िया सवाल है। एक को क्वेश्चन ये है, 1 मोल मिथेनॉल है, उसको ऑक्सीजन से बर्न किया गया, तो करा इतना हीट निकल रही है, और 1 मोल ऑक्सीजन यदि मिथेनॉल की बर्निंग में 1 मोल ऑक्सीजन दिया जाए तो कितनी हीट निकलेगी। एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि हीट इवाल्व इन द कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का कंबस्शन यदि कराया जा रहा है और कराए कि, हाँ ये तो लगवा दिए, ये तो सवाल मैंने लगवा दिया, लास्ट वाला सवाल अभी पीछे लगवा दिया था, तो ये तो क्वेश्चन हो गया। एक ही सवाल ये जो बचा है बस यही लगवा दूंगा तो हमारा हो जाएगा। एनसीईआरटी के दोनों क्वेश्चन मैंने लगवा दिए। तो अब आप देखना है ये कि अब आप अपना क्वेश्चन लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मंडे को आपको पूरा एकदम बिल्कुल करेक्शन वगैरह करके ये हम PDF आपको भेज देंगे, ठीक है बेटा, और ऐप में PDF मिलेगा। ओके, थैंक यू।
हाँ, टेलीग्राम पे भी दे सकता हूँ, पीडीएफ को टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं। यस, पीडीएफ को टेलीग्राम पर भी हम डाल सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके।